अस्सलाम वालेकुम। वेरी वार्म वेलकम टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने न्यूरो एनाटॉमी शॉर्ट कोर्स ज्वाइन किया है। सो टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। सो आई एम योर मेंटोर ऑफ दिस न्यूरो एनाटॉमी कोर्स। न्यूरो एनाटॉमी शुरू से बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। अब न्यूरो एनाटॉमी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हों अबाउट दिस कोर्स, और उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम न्यूरो एनाटॉमी जब कवर करेंगे तो उसमें हमारी डायरेक्शन क्या होगी और उसमें क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। फोकस वही होगा FCPS पार्ट 1 एग्जाम। सो हमने जो भी पढ़ना है एवरीथिंग विल बी डायरेक्टेड। पार्ट 1 में जिस तरह के न्यूरो के MCQs आते हैं, हर चीज़ उसी तरह की आपको यहाँ पे इस कोर्स में पढ़ाई जाएगी। सो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको न्यूरो एनाटॉमी ना की अंडरस्टैंडेबल लगेगी, बट यू विल फाइंड इट मोर अट्रैक्टिव एज वेल। सो हमारा गोल सिंपल है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना और क्लिनिकली रेलिवेंट और एग्जाम बेस्ड जो आपको टॉपिक्स है ना, उनका जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको देना, जो एग्जाम में यूजुअली और मोस्टली पूछे जाते हैं। सो आपको ड्यूरिंग दिस कोर्स कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और अपना माइक अनम्यूट करके भी लेक्चर के दौरान बता सकते हैं कि ये पॉइंट समझ नहीं आया, ये टॉपिक समझ नहीं आया, या इसको दोबारा रिपीट करते हैं। सो ये एक इंटरेक्टिव सेशन होता है, इट्स नॉट वेरी फॉर्मल। सो इंटरेक्टिव सेशन है, आप इसको दरमियान में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसका बेसिक पर्पस जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। So let's begin with our first lecture, that is about the introduction to neuroanatomy. So what are the learning objectives of this lecture? Introduction to neuroanatomy, basic divisions of the nervous system, that is central nervous system and peripheral nervous system, some basic terms like tract, nucleus, ganglion, and nerve, and functional classification, that is somatic versus autonomic nervous system. तो नर्वस सिस्टम जो है ये ब्रॉडली इट इज डिवाइडेड। नर्वस सिस्टम क्लासिफिकेशन है ब्रॉडली नर्वस सिस्टम की इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से। सो इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वी हैव ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड दोनों प्रोटेक्टेड होते हैं, दे आर प्रोटेक्टेड बाय meninges एज वेल। सो meninges क्लोजली दे आर incorporated around the brain and spinal cord, while they are also protected by bony structures, that is cranium, which is also known as calvarium, and vertebral column. So either आपको वर्ड क्रेनियम पूछा जाए या कैलवेरियम पूछा जाए, दोनों का मतलब सेम है। अब brain or spinal cord, they comprise the central nervous system, and they are protected, these both structures are protected by bony structures like cranium, that is also known as skull or calvarium, and vertebral column. Vertebral column protects the spinal cord. They are also surrounded by meninges, which includes dura mater, arachnoid matter, and pia mater. Meninges की तीन layers होती हैं, dura mater, arachnoid matter, and pia matter. ये from outer to inner है। Dura is the outermost, arachnoid is the middle one, and pia is the innermost. So अब इसमें you have got CSF, cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid is present within your central nervous system. और ये किस में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट विद इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। इफ वी टॉक अबाउट ब्रेन, तो ब्रेन में CSF कहाँ पे है? इट इज प्रेजेंट विद इन द वेंट्रिकल्स, एंड इट इज प्रेजेंट इन द सबएरेक्नोइड स्पेस अराउंड द ब्रेन, एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड में भी सबएरेक्नोइड स्पेस जो है उसमें CSF प्रेजेंट होता है। So within the brain, it is present in the ventricles, and in the spinal cord, it is present in the subarachnoid space. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? अब हमें पता चल गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है और स्पाइनल कोड है। अब व्हाट फंक्शंस दीज बोथ स्ट्रक्चर्स परफॉर्म? ब्रेन और स्पाइनल कोड, स्पेसिफिकली ब्रेन जो है इसका काम है इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग ऑफ इनकमिंग सेंसरी डाटा। जितना भी सेंसरी डाटा है, जो भी सेंसेशंस आ रही हैं, सेंसरी इनपुट्स आ रहे हैं, ब्रेन इनको इंटीग्रेट करता है और प्रोसेस करता है। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन एंड इनिशिएशन ऑफ मोटर रिस्पॉन्सेस, ब्रेन में कोऑर्डिनेशन होती है, मोटर रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है।
ब्रेन इज, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका, दिस इज योर साइट ऑफ हायर मेंटल फंक्शंस। हायर मेंटल फंक्शंस में क्या आता है? कॉन्शियसनेस, मेमोरी, लैंग्वेज, रीजनिंग, ये हायर मेंटल फंक्शंस है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है? इंटीग्रेशन करता है और प्रोसेसिंग करता है सेंसरी डाटा की, जो इनकमिंग सेंसरी डाटा होता है। कोऑर्डिनेशन, मोटर रिस्पॉन्सेज को इनिशिएट करवाता है। हायर मेंटल फंक्शंस की साइट है, दैट इज कॉन्शियसनेस, मेमोरी, लैंग्वेज एंड रीजनिंग। एंडोक्राइन और ऑटोनोमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वाया हाइपोथैलेमिक कनेक्शंस। सो यू नो दैट एंडोक्राइन सिस्टम में आपके जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं उसमें there is one gland that is known as pituitary gland, and this pituitary gland is connected with the hypothalamus. Hypothalamus is part of brain. This is part of central nervous system. We will study hypothalamus in detail, but make it sure that hypothalamus is part of central nervous system. So hypothalamus, which is part of central nervous system, it is controlling the endocrine gland, that is pituitary gland, and pituitary gland influences multiple functions in our body, multiple other organs. So डिफरेंट ऑर्गन्स को हॉर्मोन्स जो हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जारी होते हैं, और वो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और स्ट्रक्चर्स को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। सो अगर समराइज करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हैव गॉट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बोथ आर प्रोटेक्टेड बाय कैल्वेरियम बोनी स्ट्रक्चर से भी, मेनिंजेस से भी। इनके अंदर सीएसएफ होता है, ब्रेन में इट इज प्रेजेंट विद इन द वेंट्रिकल्स, एंड इन दी स्पाइनल कॉर्ड इट इज प्रेजेंट इन दी सबएरेक्नोइड स्पेस। फंक्शन इनका क्या है? ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इंटीग्रेशन ऑफ एंड प्रोसेसिंग ऑफ इनकमिंग सेंसरी डाटा, कोऑर्डिनेट करना और इनिशिएट करवाना मोटर रिस्पॉन्सेज को। सो सेंसरी डाटा के साथ भी है और मोटर रिस्पॉन्सेज भी देता है। हायर मेंटल फंक्शंस की साइट है और एंडोक्राइन और ऑटोनोमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वाया हाइपोथैलेमिक कनेक्शंस। नाउ लेट्स सी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपने याद रखना है एवरीथिंग दैट लाइज आउटसाइड द ड्यूरा मैटर। व्हाट इज ड्यूरा मैटर? ड्यूरा मैटर इज वन ऑफ द meninges. It is one of the meninges that surrounds the central nervous system. It is surrounding the central nervous system. So ड्यूरा मैटर के बाहर जितनी भी आपकी नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, दैट इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो टू बी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट मस्ट बी आउटसाइड द ड्यूरा मैटर। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सो मेक इट वेरी श्योर फ्रॉम द डे वन कि आपको जो क्रेनियल नर्व्स है पता हो कि ये पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। एंड दे अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ऑब्वियसली दे आर क्रेनियल नर्व्स, सो दे अराइज फ्रॉम द ब्रेन। देन 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट आर अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। और ये एमसीक्यू भी है, पार्ट वन में इस पे एमसीक्यू आता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कितने पेयर्स है स्पाइनल नर्व्स के। सो दिस इज द इजीएस्ट एमसीक्यू। 31 pairs of spinal nerves that are arising from the spinal cord. पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं ये अब इन नर्व से ब्रांच करती हैं। आगे आपको पता है एक नर्व जो है उसके डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। देन सेंसरी एंड ऑटोनोमिक गेंगलिया। व्हाट इज गेंगलिया? आई विल टेल दिस इन डिटेल एज वेल। सो सेंसरी और ऑटोनोमिक गेंगलिया जो होते हैं ये भी पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ लिंक करता है। ये कनेक्ट कर रहा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी, लाइक स्किन, स्केलेटल मसल्स, जॉइंट्स, ग्लैंड्स एंड डिफरेंट ऑर्गन्स। So what are the subdivisions of peripheral nervous system? Peripheral nervous system is subdivided. Subdivisions include somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system skeletal muscles को control करता है which are voluntary. So this is voluntary control of skeletal muscles. Somatic nervous system आपके voluntary control दे रहा होता है किसको? skeletal muscles को। और दूसरी subdivision है autonomic nervous system. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज फॉर विसरा, और विसरा में इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है विसरास का। सो इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ विसरा के लिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सब डिवीजन है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सब डिवीजन दैट इज फॉर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो नाउ लेट्स सी सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो आप न्यूरोएनाटॉमी में आगे इनकाउंटर करेंगे। These are neurons. So what is the definition of neuron? Neuron, this is the structural and functional unit of the nervous system and it transmit impulses via axons. अब न्यूरॉन को भी आगे मैं डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। न्यूरॉन आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करवा रहा होता है एक्सोन से। अब एक न्यूरॉन जो होता है इसकी एक सेल बॉडी होती है। सो न्यूरॉन हैज गॉट अ सेल बॉडी। ये आपकी इस तरह से स्टार शेप्ड एक इसमें सेल बॉडी होती है न्यूरॉन में। और फिर
तो न्यूरॉन जो है उसमें आपके पास स्टार शेप बॉडी है, और एक्सोन राइज कर रहे होते हैं यहाँ से बॉडी में से। ठीक है, माइलिनेटेड है, सो इसमें ये नोड्स ऑफ रेनवेयर दरमियान में। इसी तरह से ये जो एक्सोन होते हैं इसके यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं। So this is the cell body. Cell body means central nucleus. This is the cell body. This is the axon, and these are the axon terminals. So this is the structure of a neuron, which is the basic structural and functional unit of nervous system. Then nerve. What is nerve? Nerve is bundle of axons that is present in the peripheral nervous system. So आपने याद रखना है, nerve peripheral nervous system का part है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सोन्स के बंडल को नर्व कहते हैं। सो बंडल ऑफ एक्सोन दैट इज प्रेजेंट इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नोन एज नर्व। अब नर्व जो होते हैं इसमें सेंसरी फाइबर्स भी हो सकते हैं, मोटर फाइबर्स भी हो सकते हैं, और मिक्स्ड फाइबर्स भी हो सकते हैं। देन देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी दैट इज ट्रैक्ट। सो व्हाट इज ट्रैक्ट? ट्रैक्ट इज बंडल ऑफ एक्सोन्स दैट इज प्रेजेंट विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर यही बंडल ऑफ एक्सोन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हो तो उसको नर्व कहते हैं। लेकिन अगर यही बंडल ऑफ एक्सोन प्रेजेंट हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो उसको ट्रैक्ट कहते हैं। यूजुअली ये स्पेसिफिक फंक्शन सर्व कर रहा होता है। जैसे आप आगे जाके पढ़ेंगे मोटर ट्रैक्ट्स, सेंसरी ट्रैक्ट्स। तो मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम जो होता है, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम पढ़ेंगे, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे। सो जितने भी ट्रैक्ट्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक फंक्शन सर्व कर रहे होते हैं। जैसे कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, दैट इज योर मोटर ट्रैक्ट। ये इंटीरियर और लैटरल जो है वहां पे एंड हो रहा होता है। सो दिस इज ये सर्व कर रहा होता है मोटर फंक्शन। इसी तरह से डोर्सल कोलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम है, वो सेंसरी फंक्शन सर्व कर रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेसिकुलस और लेमिनिस्कस। तो अब ट्रैक्ट जो है, ट्रैक्ट को फेसिकुलस भी कहते हैं और लेमिनिस्कस भी कहते हैं। अब फेसिकुलस भी आगे आप डिटेल में देखेंगे और लेमिनिस्कस भी देखेंगे। जैसे डोर्सल कोलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम है, सो व्हाट इज लेमिनिस्कस और फेसिकुलस, ये भी ट्रैक्ट को ही कहते हैं। लेकिन आपने याद रखना है, न्यूरो जब आप पढ़ रहे हो तो हर ट्रैक्ट को फेसिकुलस या लेमिनिस्कस नहीं कह देते। वो कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, बट फेसिकुलस और लेमिनिस्कस इज सेम एज ट्रैक्ट। Then there is another term that is nucleus. So what is nucleus? Nucleus neuron cell bodies के collection को कहते हैं within the central nervous system. If the cell bodies, if there is collection of neuron cell bodies within the CNS, it is known as nucleus. और अगर यही सेल बॉडीज की कलेक्शन हो आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो उसको गैंग्लियन कहते हैं। अब गैंग्लियन सेंसरी भी हो सकते हैं और ऑटोनोमिक गैंग्लियन भी होता है। सेंसरी गैंग्लियन कौन सा है? डोर्सल रूट गैंग्लियन। जो डोर्सल रूट गैंग्लियन, सो गैंग्लियन क्या है? न्यूक्लियस और गैंग्लियन का डिफरेंस आपने याद रखना है। न्यूक्लियस एंड गैंग्लियन बोथ आर कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज, but nucleus is collection of neuron cell bodies within the central nervous system, while ganglion is collection of cell bodies outside the central nervous system, that is in the peripheral nervous system. और गैंग्लियन दो टाइप्स के होते हैं, या गैंग्लियन सेंसरी होता है या गैंग्लियन ऑटोनोमिक होता है। Then gray matter and white matter. So what is gray matter? Gray matter, it is composed of neuronal cell bodies. Cell bodies जो है ना उनकी कलेक्शन वो ग्रे मैटर के अंदर आती है। ग्रे मैटर आप उसको कहते हैं जिसमें सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। डेंड्राइट्स, अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स, साइनेप्सेस एंड ग्लाइल सेल्स। सो ग्रे मैटर इट इज फाउंड इन कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लियाई। ग्रे मैटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होता है और कॉर्टेक्स में होता है। ग्रे मैटर के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं? ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज आती हैं, न्यूरॉन्स के डेंड्रॉइड्स आते हैं, अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स आते हैं, साइनेप्सिस होंगे, जितने भी जो साइनेप्स होते हैं बिटवीन डिफरेंट न्यूरॉन्स, तो साइनेप्सिस भी ग्रे मैटर में आते हैं। और ग्लाइल सेल्स, व्हाट आर ग्लाइल सेल्स? दे आर सपोर्टिंग सेल्स। ग्लाइल सेल्स ये आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके सपोर्टिंग सेल्स को ग्लाइल सेल्स कहते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो है आपके ग्रे मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं।
ग्रे मैटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर होता है, और न्यूक्लियाई के अंदर ग्रे मैटर होता है। जैसे आपने पढ़ा न्यूक्लिया इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, और हम ग्रे मैटर में भी पढ़ रहे हैं कि ग्रे मैटर में भी सेल बॉडीज आती हैं। इसी तरह से व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड एक्सोन्स आते हैं, इसकी व्हाइट अपीयरेंस ही माइलिनेशन की वजह से होती है। ये लाइटर अपीयरेंस देता है, सो इट इज फाउंड इन इंटरनल ब्रेन रीजन्स और आउटर स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के बाहर, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। ब्रेन में ग्रे मैटर आउटर है, कॉर्टेक्स में है, और जो सेंटर है उसके अंदर, ब्रेन के अंदर ट्रैक्ट्स होते हैं, माइलिनेटेड ट्रैक्ट्स होते हैं, व्हाइट मैटर होता है अंदर। जबकि स्पाइनल कोड में बाहर क्या होते हैं, आउटर इज व्हाइट मैटर, इनर इज ग्रे मैटर। डिफरेंट है स्पाइनल कोड का और ब्रेन का, ऑपोजिट हो जाता है। ये अब उन्होंने निमोनिक दे दिए टू डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियस वर्सेस गैंग्लियन। न्यूक्लियस दिस इज सीएनएस सेल बॉडीज में होता है, और गैंग्लियन जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सेल बॉडीज को कहते हैं। डोर्सल रूट गैंग्लियन का पूछा जाता है, दिस इज सेंसरी गैंग्लियन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। रेड न्यूक्लियस, कोडेट न्यूक्लियस, ये सीएनएस के न्यूक्लियाई हैं। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट दैट इज मोटर ट्रैक्ट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है अबाउट जो भी हमने पढ़ा है डिफरेंट, इसके अंदर क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं और आपने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं ऑफ न्यूरोनेट। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ये बेसिक बेसिक सा डिफरेंस है, और ये आगे आप इनको इनकाउंटर करोगे। बहुत दफा न्यूक्लियस आएगा, बहुत दफा ट्रैक्ट्स पढ़ोगे, सो आपने आगे कंफ्यूज नहीं होना, व्हाट इज ट्रैक्ट, व्हाट इज न्यूक्लियस। डे वन से आपको क्लियर हो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो उसमें एक्सोन्स के कलेक्शन को नर्व कहेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कलेक्शन ऑफ एक्सोन्स को ट्रैक्ट कहेंगे। इसी तरह से सेल बॉडीज का कलेक्शन आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो उसको गैंग्लियन कहेंगे। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो उसको क्या कहेंगे, उसको न्यूक्लियस कहेंगे, न्यूक्लियाई कहेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है। ये पहले दिन से ये चीजें आपने याद रखनी है। दीज टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे विल बी हेल्पिंग यू जब आप ये डिफरेंट डिटेल में पढ़ रहे होंगे अबाउट ट्रैक्ट्स एंड अबाउट न्यूक्लियाई एंड अबाउट डिफरेंट ब्रेन रीजन्स। So now let's see functional classification of nervous system. नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड कंट्रोल। फंक्शन, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है नर्वस सिस्टम, उसकी बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर दिया। देयर इज वन सिस्टम दैट इज नोन एज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये हमने सब डिवीजन पढ़ी किसकी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। दिस इज वन ऑफ द सब डिविजन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इट इज फॉर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री कंट्रोल देता है, स्केलेटल मसल्स का, और मोटर आउटपुट दे रहा होता है। दिस इज प्रोवाइडिंग आउटपुट, ये आउटपुट दे रहा है। दिस इज नॉट, ये इनकमिंग ट्रैक नहीं है, ये सीएनएस की तरफ आने वाला नहीं होता सिग्नल। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड लेके आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स के पास जा रही है, जिसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम में स्केलेटल मसल्स होती हैं। इट इज टेकिंग मैसेज फ्रॉम द सीएनएस via peripheral nervous system that includes nerves and it comes to the skeletal muscles, और डिलीवर क्या कर रहा है, मोटर सिग्नल्स, मोटर आउटपुट दे रहा है स्केलेटल मसल्स को। इसी तरह से ये सेंसरी इनपुट्स लेके जाता है सोमैटिक फ्रॉम स्किन, जॉइंट्स एंड मसल्स, टच, पेन और प्रोप्रियोसेप्शन की। सेंसरी इनपुट लेके भी जा रहा है और मोटर आउटपुट जो है वो स्केलेटल मसल्स को दे रहा है। दिस इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम फॉर दी वॉलेंट्री कंट्रोल। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स? अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन्स आते हैं। दीज मोटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर होल ऑफ द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का एक रूल है, सिंपल सा रूल है स्पाइनल कोड का। स्पाइनल कोड को भी यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताऊं, दिस इज स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड में कुछ ऐसा होता है, ये इसके डिफरेंट होन्स होते हैं। अब आगे जाके आप इसको डिटेल में भी पढ़ लोगे। ठीक है, दिस इज सेंट्रल केनाल। सो स्पाइनल कोड को अगर मैं इंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ्स में डिवाइड करूं इस तरह से, ये जो इंटीरियर वाला है ना, दिस इज मोटर, ये मोटर है, और जो पोस्टीरियर है दिस इज सेंसरी। सेंसेशन सारी आपके पोस्टीरियरली होती हैं, और जो मोटर सिग्नल्स हैं वो इंटीरियरली आते हैं। इसी तरह से मोटर सिग्नल्स जो होंगे ये इंटीरियर होर्न, दीज आर होर्न्स, इसको होर्न्स भी कहते हैं, कॉलम्स भी कहते हैं।
तो ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ये इंटीरियर हॉर्न है। इसी तरह से कुछ सेगमेंट्स में आप पढ़ोगे लेटरल हॉर्न भी होता है। तो इंटीरियर हॉर्न में मोटर न्यूरॉन्स आते हैं, और ये इन मोटर न्यूरॉन से सिग्नल लेके कहाँ जाता है, इट गोज टू दी स्केलेटल मसल्स, और ये फिर इस तरह से सिग्नल मसल में ले जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं जो डोर्सल रूट गैंग्लियन में होते हैं। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि ये आपका सेंसरी है ना, जब यहाँ से बाहर निकलता है, जो आपके नर्व फाइबर्स बाहर निकलते हैं, सो देर इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। ये गैंग्लियन होता है, इसको कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। डोर्सल रूट गैंग्लियन में सेल बॉडी होती है, और उसकी ये सेल बॉडी कहाँ से, ये आपके सेंसरी ऑर्गन से आ रही होती है, और यहाँ पे साइनैप्स होता है, देर इज साइनैप्स। और ये फिर साइनैप्स होके यहाँ पे अंदर जाता है। अब ये डिफरेंट, जब मैं आपको ट्रैक्ट्स पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे कि कौन सा ट्रैक्ट का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है, और कैसे वो साइनैप्स करते हैं, और उसके बाद क्या होता है। सो ये अभी आपको इतनी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। जब हम डिफरेंट ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट पढ़ेंगे, डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये क्या होता है। बस अभी आप इतना याद रखो, दिस इज डोर्सल रूट गैंग्लियन, एंड दिस डोर्सल रूट गैंग्लियन, दिस इज पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर कलेक्शन क्या है, दिस इज गैंग्लियन। सो हमें पता है कि एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, जो सेल बॉडीज होती हैं, सेल बॉडीज का कलेक्शन आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन दैट इज इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इज नोन एज गैंग्लियन। सो सेंसरी न्यूरॉन्स किसमें होते हैं, डोर्सल रूट गैंग्लियन में। सो इसकी अगर मैं इसको समराइज करूं तो बताने का मकसद इतनी डिटेल में सिर्फ यही था कि जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ये वॉलेंट्री कंट्रोल प्रोवाइड करता है स्केलेटल मसल्स को, मोटर आउटपुट देता है स्केलेटल मसल्स को, और सेंसरी आउटपुट लेता भी है। इट ऑल्सो रिसीव सेंसरी आउटपुट, सोमेटिक में सेंसरी आउटपुट भी ले रहा होता है वाया दी डोर्सल रूट गैंग्लियन, सेंसरी न्यूरॉन जो वहां पे होते हैं। देन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज फॉर इनवॉलेंट्री कंट्रोल। ये एक्टिविटी ऑफ विसरास को रेगुलेट करता है, जैसे स्मूथ मसल, जीआईटी के अंदर आप देखेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का बहुत रोल है। जो आपकी वेगस नर्व है, ये पैरासिम्पथेटिक है, दिस वेगस नर्व इज पैरासिम्पथेटिक है, और ये आपके सारे जीआईटी ट्रैक को कंट्रोल कर रही है। इसी तरह से आपके जो हार्ट को कंट्रोल कर रही है, दैट इज ऑल्सो वेगस नर्व। सो इनवॉलेंट्री कंट्रोल देती है विसरास को, स्मूथ मसल्स को, कार्डिक मसल्स को, और ग्लैंड्स को। ये रिफ्लेक्स आर्क में भी वर्क करती है, दैट इन्वॉल्व्स विसरल एफरेंट्स एंड ऑटोनोमिक इफरेंट्स। ये रिफ्लेक्स आर्क भी आपको पढ़ाऊंगी मैं, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। तो इट इज डिवाइडेड इनटू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब सिंपैथेटिक, ये दिस इज एन एमसीक्यू, ये आपका पार्ट 1 का एमसीक्यू है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कहाँ से लेके कहाँ तक सिंपैथेटिक जो है ना वो राइज करते हैं। So T1 till L2 is spinal segments. Thoracolumbar origin होता है of the sympathetic nervous system, that is from T1 to L2 spinal segments. इसी तरह से इसमें गेंगलिया होते हैं, ये पैरावर्टिब्रल गेंगलिया होते हैं जो सिंपैथेटिक चेन बनाते हैं। पैरावर्टिब्रल का क्या मतलब है, वर्टिब्रा के साथ, पैरा होते हैं एडजस्टेंट टू द वर्टिब्रा, दोनों साइड पे, सेंटर में वर्टिब्रा है और दोनों साइड पे गेंगलिया अपीयर होते हैं। सो ये सिंपैथेटिक चेन होती है, और प्री वर्टिब्रल गेंगलियन भी होता है। तो गेंगलिया कितने होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, दो तरह के होते हैं, एक पैरावर्टिब्रल होते हैं, प्री वर्टिब्रल होते हैं, वर्टिब्रा से पहले। और जो सिंपैथेटिक चेन कौन से बना रहे होते हैं, पैरावर्टिब्रल, पैरावर्टिब्रल आर फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूटिंग दी सिंपैथेटिक चेन। सब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, इसमें जब भी हम बात करते हैं, हम बात जब भी करेंगे, ये आपकी, लेट्स सपोज दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड से ये आपके पड़े हुए गेंग्लियन पैरावर्टिब्रल, वर्टिब्रा के साथ साथ। तो अब जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके तो एक सेगमेंट से निकलनी है ना, स्पाइनल नर्व भी निकलनी है, उसने इस गेंग्लियन में आना है, और फिर इस गेंग्लियन में साइनैप्स होने हैं, और साइनैप्स होके इसने यहाँ से बाहर जाके अपनी जो भी स्पेसिफिक ऑर्गन है वहां चला जाना है। तो ये प्री गेंग्लियोनिक फाइबर है और ये पोस्ट गेंग्लियोनिक फाइबर है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप देखो, प्री गेंग्लियोनिक फाइबर, एज द लोकेशन ऑफ दिस गेंग्लियन इज क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड, सो द लेंथ ऑफ दिस प्री गेंग्लियोनिक फाइबर इज शॉर्ट। ये छोटा होता है, प्री गेंग्लियोनिक फाइबर जो है ये स्मॉल है, और पोस्ट गेंग्लियोनिक फाइबर, पोस्ट का मतलब है जो निकल के जा रहा है, पोस्ट गेंग्लियोनिक लंबा होगा क्योंकि उसने डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाना है। तो याद रखना, अगर एमसीक्यू में पूछे प्री गेंग्लियोनिक और पोस्ट गेंग्लियोनिक, तो उसमें लेंथ ऑफ आपको भी फाइबर भी आनी चाहिए एक्सोन की। सो जो इसमें लेंथ जो होती है प्री गेंग्लियन की शॉर्ट होती है, क्योंकि वो क्लोजली एडजेसेंट प्लेसमेंट है ऑफ दिस गेंग्लियन, और पोस्ट गेंग्लियन इज लार्ज। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन प्री गेंग्लियोनिक है, जो प्री गेंग्लियोनिक मैंने ड्रॉ किया था, प्री गेंग्लियोनिक न्यूरॉन पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है।
और नोरएपिनेफ्रीन जो है ये रिलीज होता है एट पोस्ट गेंग्लियोनिक न्यूरॉन, पोस्ट गेंग्लियोनिक में नोरएपिनेफ्रीन रिलीज होता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम इज कंसर्न। न्यूरो पूछते हैं एग्जाम में प्री गेंग्लियोनिक के और पोस्ट गेंग्लियोनिक न्यूरॉन के। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गेंग्लियोनिक में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है और पोस्ट गेंग्लियोनिक में नोरेपिनेफ्रीन है। Then parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system is rest and digest response. अब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का ओरिजिन होता है क्रेनियोसेक्रल ओरिजिन। क्रेनियोसेक्रल में इसमें क्रेनियल नर्व्स कौन सी हैं जो पैरासिम्पथेटिक होती हैं, ये भी आपको आना चाहिए, एमसीक्यू आता है। क्रेनियोसेक्रल ओरिजिन पे क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 एंड 10। सो 3, 7, 9 एंड 10 दे आर पैरासिम्पथेटिक। क्रेनियोसेक्रल ओरिजिन है ना, क्रेनियल नर्व्स भी पैरासिम्पथेटिक पार्ट जो होता है आपका ऑफ योर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और सेक्रल ओरिजिन भी होता है। सेक्रल इज फ्रॉम S2 to S4। अब इसमें जितने भी आपके गेंगलिया होते हैं जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के गेंगलिया होते हैं, ये याद रखना, सिंपथेटिक के गेंगलिया तो पड़े हुए थे ना पैरावर्टिब्रल या प्री वर्टिब्रल, वर्टिब्रा के बिल्कुल पास, स्पाइनल कॉर्ड के भी पास होते हैं। सो उनमें जो प्री गेंगलियोनिक फाइबर होते हैं, न्यूरॉन होता है, वो छोटा होता है। लेकिन जो आपका होता है ये क्रेनियोसेक्रल ओरिजिन वाला, दैट इज योर पैरासिम्पथेटिक। पैरासिम्पथेटिक गेंगलियन पड़े होते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स के पास। जैसे अगर इफेक्टर ऑर्गन आपका लेट्स सपोज स्मूथ मसल है, सो स्मूथ मसल के पास पड़ा होगा, जीआई स्मूथ मसल है, जैसे जीआई स्मूथ मसल के पास पड़ा होगा। सो जो प्री गेंग्लियोनिक फाइबर है, प्री गेंग्लियोनिक जो न्यूरॉन है वो लंबा होगा और वो उस गेंग्लियोन तक आएगा। इसी तरह से गेंग्लियोन क्योंकि पड़ा हुआ है उस इफेक्टर ऑर्गन के पास, पोस्ट गेंग्लियोनिक इज स्मॉल, पोस्ट गेंग्लियोनिक फिर छोटा होगा। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक दोनों का। न्यूरोट्रांसमीटर्स इसमें क्या होते हैं, प्री और पोस्ट गेंग्लियोनिक न्यूरॉन्स दोनों पे एसिटाइलकोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर। सो ए न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन फॉर बोथ प्री गेंग्लियोनिक एंड पोस्ट गेंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। देन देयर इज अनदर नर्वस सिस्टम दैट इज एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो, फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आपने सोमैटिक पढ़ी, सोमैटिक के बाद ऑटोनोमिक पढ़ी और फिर एंटेरिक पढ़ी। सोमैटिक किसके लिए, स्केलेटल मसल के वॉलेंटरी कंट्रोल के लिए। ऑटोनोमिक इनवॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ विसरा के लिए। एंटेरिक नर्वस सिस्टम ये जीआई ट्रैक्ट, जीआई जो होता है ना, जीआईटी, ये आपका ट्रैक्ट जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसके पास अल्लाह ताला ने इंडिपेंडेंटली एक इसको नेटवर्क दे दिया नर्व्स का। इसके पास इनर्वेशन होती है जो इसकी ब्लड सप्लाई को और सिक्रीशंस को कंट्रोल करती है। सो दिस इज नोन एज एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो इसकी वॉल्स के अंदर एम्बेडेड है। आप लोगों ने जीआई में जब हिस्टोलॉजी की होगी तो आपको पता होगा एक सबम्यूकोजल प्लेक्सस होता है, ठीक है। सो सबम्यूकोजल प्लेक्सस एंड ऑर्बेक्स एंड मीजनर्स प्लेक्सस। सो ये एक मस्कुलर लेयर के अंदर एक प्लेक्सस होता है और एक सबम्यूकोजल प्लेक्सस होता है। सो दिस इज, ये क्या कंट्रोल कर रहा होता है, ब्लड सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है और सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा है। सो नाउ लेट्स कंपेयर somatic nervous system with autonomic nervous system. Somatic is for voluntary control, autonomic is for involuntary control. So effectors skeletal muscles, somatic nervous system में effectors are skeletal muscles, while in autonomic nervous system effectors are smooth muscles, cardiac muscle and glands. नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये न्यूरॉन जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होता है ये वन होता है। इट इज कमिंग फ्रॉम द सीएनएस टू द इफेक्टर ऑर्गन, दरमियान में कहीं कोई स्टे नहीं है। सीएनएस से निकलेगा और सीएनएस से आएगा इफेक्टर ऑर्गन की तरफ। सो नंबर ऑफ न्यूरॉन एक ही होगा। जबकि ऑटोनोमिक में क्या होता है, दरमियान में गेंग्लियोन आ जाता है, गेंग्लियोन होता है, उसके पहले एक न्यूरॉन निकलता है सीएनएस से जो गेंग्लियोन में जाता है, फिर गेंग्लियोन से निकल के इफेक्टर ऑर्गन में जाता है। सो प्री गेंग्लियोनिक और पोस्ट गेंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में यू हैव गोट टू न्यूरॉन्स, व्हाइल इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम यू हैव गोट ओनली वन न्यूरॉन। इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम देयर इज नो गेंग्लियोन, कोई गेंग्लियोन नहीं होता। व्हाइल इन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यू हैव गोट गेंग्लियोन। पैरासिम्पथेटिक के गेंग्लियोन कहाँ पड़े हैं, इफेक्टर ऑर्गन्स के पास। सिंपैथेटिक के गेंग्लियोन कहाँ पड़े हैं, आइदर इन द सिंपैथेटिक चेन, सिंपैथेटिक चेन पैरावर्टिब्रल होती है, या फिर प्री वर्टिब्रल पड़े हुए हैं। So what are the neurotransmitters? Somatic nervous system में there is one neurotransmitter that is acetylcholine. Autonomic nervous system में different होते हैं। अगर आप sympathetic की बात करेंगे तो प्री गेंग्लियोनिक पे acetylcholine, पोस्ट पे नोरेपिनेफ्रीन। अगर आप पैरासिम्पथेटिक की बात करेंगे, प्री पे और पोस्ट पे दोनों पे acetylcholine है। देन कंडक्शन स्पीड, सोमेटिक नर्वस सिस्टम माइलिनेटेड होते हैं और इनकी कंडक्शन स्पीड फास्टर होती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम स्लोअर होते हैं, दे आर थिन और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम स्लो है एज कम्पेयर टू सोमेटिक नर्वस सिस्टम।
सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर हाई यील्ड एफसीपीएस पॉइंट्स इनमें जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है. तो सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय meninges and CSF, which is basically a summary of this lecture. So peripheral nervous system में you have got all nerves and ganglia that are outside the central nervous system. न्यूक्लियस जो होता है सीएनएस में होता है, गेंग्लियन इट इज इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ट्रैक्ट जो होता है सीएनएस के अंदर एक्सोन्स को कहते हैं, नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सोन को कहते हैं. सोमैटिक सिस्टम वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में टू न्यूरॉन्स होते हैं इन चेन एंड दे रेगुलेट इनवॉलेंट्री एक्शंस. सिंपैथेटिक सिस्टम अराइज करता है फ्रॉम T1 to L2. पैरासिम्पैथेटिक का क्रेनियोसेक्युलर रीजन है. क्रेनियल नर्व कौन कौन सी थी? क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 एंड 10, और सेक्रल इज फ्रॉम S2 to S4. अब मोस्ट ऑर्गन्स की डुअल इनर्वेशन होती है, सिंपैथेटिक भी होती है पैरासिम्पैथेटिक भी होती है. फिर एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, ये ऑटोनमस होता है. ये इट बट इट इज मॉड्यूलेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. को मॉड्यूलेट करता है, लेकिन ये नहीं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंटेरिक नर्वस सिस्टम को चला रहा है, ऐसा नहीं है. एंटेरिक नर्वस सिस्टम एक इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने वाला नेटवर्क है नर्व्स का, जो आपके जीए ट्रैक में पड़ा हुआ है. और इसकी मॉड्यूलेशन इसकी हो सकती है, कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से इन्फ्लुएंसेस होते हैं. लेकिन इंटेरिक नर्वस सिस्टम को एएनएस जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल नहीं करता. अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को डैमेज होगा तो इट कैन लीड टू ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, एनहाइड्रोसिस होगा, और कार्डिक अरिथमियाज हो सकते हैं. सो एनहाइड्रोसिस, व्हाट इज एनहाइड्रोसिस? एनीवन? सो एनहाइड्रोसिस का मतलब होता है आइदर देयर इज एब्सेंस या फिर स्वेटिंग में रिडक्शन हो जाए, आइदर रिडक्शन और एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग. दिस इज एनहाइड्रोसिस. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरोएनेटमी. अब आप लोग बता दें इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है, कोई चीज नहीं क्लियर हुई. फिर इसके बाद हम 10 मिनट्स की ब्रेक लेके डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेंगे. मेरा एक क्वेश्चन था डॉक्टर को। पूछे. आपने पैरासिम्पथेटिक जब पढ़ाया है तो उसमें जरा उस पर वापस जा सकती हैं आप? हाँ जी, मैं करती हूँ उसको. थोड़ा स्क्रॉल कर लें उसको। ठीक है, पैरासिम्पथेटिक. हाँ, नर्व तो आपने बता दी 3, 7, 9, 10 और S2 और S4। इसमें फाइबर्स की लेंथ सेम है प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक? क्रेनियल नर्व्स में? आपने जनरली पैरासिम्पथेटिक में ये बताया था ना? नहीं नहीं, आपको मैं बताती हूँ. जो पैरासिम्पथेटिक होता है ना, इसमें क्रेनियल नर्व्स में, या फिर आप चाहे वो पेरिफेरल नर्व्स की बात करो, दोनों में पैरासिम्पथेटिक के लिए रूल इज सेम. पैरासिम्पथेटिक में जो प्री गेंग्लियोनिक फाइबर होते हैं दैट इज लॉन्ग, ये लंबा होता है, और पोस्ट गेंग्लियोनिक इज शॉर्टर. ठीक है. ऑपोजिट ऑफ सिम्पथेटिक। हाँ जी, ऑपोजिट है सिंपथेटिक का. ठीक ठीक और ठीक। यही हाँ, चीज ये बहुत क्लैरिफाई करनी थी। इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहले दिन ही पता होना चाहिए. इस पे एमसीक्यू भी आता है. प्री गेंग्लियोनिक, पोस्ट गेंग्लियोनिक, इसमें जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस किस पे आते हैं? एक आपसे पूछते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, कि प्री गेंग्लियोनिक का न्यूरोट्रांसमीटर क्या है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, पोस्ट गेंग्लियोनिक का न्यूरोट्रांसमीटर क्या है. फिर पैरासिम्पैथेटिक में भी ऐसे ही पूछते हैं कि उसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या है. तो न्यूरोट्रांसमीटर भी दोनों के आपको आने चाहिए. फाइबर की लेंथ भी दोनों की पता होनी चाहिए, इनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए आपको. ठीक हो गया। और जो प्री वर्टिब्रल हैं वो गैंग्लिया भी सिम्पथेटिक के ही पार्ट है? बिल्कुल, वो भी सिंपैथेटिक गेंग्लियोन ही होते हैं, लेकिन आप उसको सिंपैथेटिक चेन नहीं कहते. सिंपैथेटिक ठीक चेन हो गया। सिर्फ पैरावर्टिब्रल को कहते हैं. यही क्लैरिफाई करना चाह रहा था। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल. जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका गेंग्लियोन इफेक्टर ऑर्गन के पास पड़ा होता है. ये आपको जब सीलिक गेंग्लियोन पढ़े हैं ना, कितने सारे हमने गेंग्लियोन पढ़े हैं, तो वो सीलिक और ये सारे जो हाइपोगेस्ट्रिक, इंफीरियर हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्सेस, सुपीरियर हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्सेस, वो कैसे बन रहे हैं? वो गेंग्लियोन पड़े हुए हैं, वहां पे फिर फाइबर्स आते हैं. जो पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स आते हैं वहां पे साइनैप्स करते हैं, साइनैप्स करके फिर वो इफेक्टर ऑर्गन पे जाते हैं. तो जितने भी पैरासिम्पथेटिक गेंग्लियोन्स हैं दे आर क्लोज टू दी इफेक्टर ऑर्गन्स. सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स पैरासिम्पथेटिक में, मैंने जैसे आपको बताया था
कि पैरासिम्पथेटिक में आपके क्रेनियल और सेक्रल आउटफ्लो होता है। क्रेनियल में क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 और 10 है। इसी तरह से अगर मैं क्रेनियल नर्व 3 की बात करूं तो क्रेनियल नर्व 3 के पास क्या पड़ा हुआ है? गेंगलियन। क्रेनियल नर्व 3 का क्या है? सिलरी गेंगलियन होता है विच इज एसोसिएटेड विद क्रेनियल नर्व 3। क्रेनियल नर्व 3 इज ओक्यूलोमोटर नर्व। और ऑर्बिट में ये साइनैप्स हो रहा होता है। सिल्वरी गैंग्लियन प्रेजेंट है विद इन दी ऑर्बिट। अब देखो आपके क्रेनियल नर्व 3 ने इफेक्टर ऑर्गन क्या है उसका? आई है ना, आई मसल्स हैं। तो आई मसल्स पे इफेक्टर ऑर्गन और कितना करीब पड़ा हुआ है गेंग्लियन। देन टेरिगो पैलेटाइन गेंग्लियन जो क्रेनियल नर्व 7 के साथ एसोसिएटेड है। ये टेरिगो पैलेटाइन फोसा में पड़ा होता है। और टेरिगो पैलेटाइन फोसा आपको पता है कि कितना क्लोज है जहां पे क्रेनियल नर्व 7 ने एक्ट करना होता है। लेक्रिमल ग्लैंड, नेजल पैलेटाइन ग्लैंड जहाँ पे पड़े होते हैं। देन सब मैंडिबुलर गेंग्लियन। सब मैंडिबुलर गेंग्लियन भी क्रेनियल नर्व 7 के साथ एसोसिएटेड है। और ये इसकी लोकेशन जो है वो फ्लोर ऑफ माउथ पे होती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स को, सब लिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड्स को डील कर रहा होता है। इसी तरह से एक और गेंग्लियन है जो पैरासिम्पथेटिक है, ओटिक गेंग्लियन। ओटिक गेंग्लियन क्रेनियल नर्व 9 के साथ एसोसिएटेड है। और ये पैरोटिड ग्लैंड को जो है वो टारगेट ऑर्गन ओटिक गेंग्लियन का क्या है? पैरोटिड ग्लैंड है। सो इसमें जितने भी आपके पास प्री गेंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, जो प्री गेंग्लियोनिक इन इन गेंग्लियोन तक आने वाले फाइबर्स हैं, हम क्रेनियल नर्व्स में ट्रेवल करते हैं। फिर ये अपने गेंग्लियोन में साइनैप्स करते हैं और पोस्ट गेंग्लियोनिक फाइबर ज्वाइन करते हैं ब्रांचेस जो भी पर्टिकुलर जो होती हैं। क्रेनियल नर्व 5 जो है ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस को ये ज्वाइन करके टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। सो ये जितने भी गेंग्लियन मैंने ऊपर बताए हैं ये सारे, अब आप इससे डिफरेंशिएट आपने कर लिया कि ये जो पैरासिम्पथेटिक गेंग्लियन है इट इज क्लोज टू द इफेक्टर ऑर्गन। इसी तरह से अगर हम एब्डोमेन में और थोरेक्स में बात करें तो वहां पे इस तरह से सच कोई गेंग्लियन जो है ना वो नेम नहीं है। लेकिन वॉल ऑफ ऑर्गन्स में, ऑर्गन की वॉल्स में गेंग्लियन पड़े होते हैं। तो सिलरी जो आपको बड़े मोटे मोटे गेंग्लियन आने चाहिए उसमें क्या है? सिलरी गेंग्लियन विच इज विद क्रेनियल नर्व 3, ऑप्टिक गेंग्लियन विच इज विद क्रेनियल नर्व 9, ट्रिगोपैलेटाइन एंड सबमैंडिबुलर गेंग्लियन विच इज विद क्रेनियल नर्व 7। सो क्रेनियल नर्व 7 के साथ दो गेंग्लियन है, सबमैंडिबुलर एंड ट्रिगोपैलेटाइन। क्रेनियल नर्व 3 के साथ सिलरी है और क्रेनियल नर्व 9 के साथ ऑप्टिक गेंग्लियन है। ऑटिक का जो टारगेट ऑर्गन है वो पेरोटिड ग्लैंड है। सबमैंडिबुलर का टारगेट ऑर्गन सबमैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। ट्रिगोपेलेटाइन का टारगेट ऑर्गन लैक्रिमल ग्लैंड है और नेजल और पेलेटाइन ग्लैंड्स हैं। और जो सिलरी है उसका टारगेट ऑर्गन स्फिंक्टर पिपिली मसल है, सिलरी मसल है आई के। सो आपने यहाँ पे पैरासिम्पैथिक गेंग्लियन भी देख लिया, हालांकि आपने आगे पढ़ने थे। सो दीज आर इंपॉर्टेंट गेंग्लियंस। तो और कोई क्वेश्चन आपका? इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर होता है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं पता डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का, जो भी डिफरेंट आपने यहाँ पे पढ़ने हैं, तो बहुत डिफिकल्ट लगती है न्यूरोनैटमी। लेकिन अगर आपको उस चीज़ों का इंट्रोडक्शन आता है, आपको पता है कि व्हाट इज गेंग्लियन, व्हाट इज ट्रैक्ट, व्हाट इज नर्व, व्हाट इज पीएनएस, व्हाट इज एएनएस। और फिर जब आगे आप पढ़ते जाएंगे, अब ये तो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आगे कितने सारे डिटेल में जब पढ़ने हैं तो बार बार इन्होंने रिपीट होने हैं। फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सब आप लोग ब्रेक कर लें। अब हम इंशाल्लाह 9 9:55 पे स्टार्ट कर देंगे डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। डॉक्टर सुम्बुल आपने ज्वाइन किया हुआ न्यूरोनेटमी का कोर्स? ये सिर्फ आपके लिए तो ये फ्री लेक्चर का लिंक दिया था ताकि आपको एक पता चल जाए कि हमारा ये कोर्स किस तरह से चल रहा है और मैं किस तरह से टीच करती हूँ। ये सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे जितने भी, मैंने इनका स्केड्यूल तो शेयर किया हुआ है, सिर्फ इनरोल्ड स्टूडेंट्स को मिलेंगे। अगर आप इनरोल होना चाहती हैं तो आप हमें टेक्स्ट कर सकती हैं ताकि फिर आपको आगे प्रोसेस बता दें। सो ये तो एक समझ लें आप डेमो लेक्चर था जो आप सबके साथ शेयर किया गया है।
सो बाकी सब लेक्चर्स भी इसी तरह होंगे, बहुत डिटेल्ड होंगे। न्यूरो एनेटमी 10 डेज में कवर हो रही है, लेकिन बहुत इन डिटेल कवर होगी। कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा इससे। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, तो आप कर सकती हैं।
प्लस जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स इसकी लर्निंग इम्यूनिटी और ग्रोथ को सपोर्ट करें। Hello, I am Dr. Azal from Medico-Visual. Is a process tube. Neural tube is basically a structure from which the brain and spinal cord develops. In other words, the neural tube is the structure which is the primordium of central nervous system. So let's talk about the process of neurulation. The process of neurulation starts during third week of development, and here is the third week embryo, and this structure is called primitive node, and here is the oropharyngeal membrane and cloacal membrane, and this is the primitive streak, and whole this structure is actually the ectoderm of the embryo. Now, below the ectoderm, as you know, we have previously seen that notochord develops here. Now, this notochord as well as this primitive node, both of these structures, they are So let's start again. तो एनिमेटेड वीडियो मैंने आपके लिए एक निकाली है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, वो मैं थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको दिखाऊंगी। सो डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम में जैसे मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी में पहले पढ़ाई थी डिफरेंट जर्म लेयर्स, इसी तरह से एम्ब्रियो के अंदर यू हैव गॉट थ्री जर्म लेयर्स। दिस इज एक्टोडर्म, इसको डिफरेंट कलर्स में कर लेते हैं। एक्टोडर्म के नीचे, नाउ लेट मी ड्रॉ एक्टोडर्म। सो दिस इज एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म है। अगर आप इसको फ्रॉम अबव देखें हम, तो दिस इज एक्टोडर्म। दिस इज द साइट वेयर future oral cavity will develop. So this is buccopharyngeal membrane or oropharyngeal membrane. This is collateral membrane. And this is primitive node and this is primitive streak. तो इसके नीचे you have got mesoderm और mesoderm के नीचे there is endoderm। इस तरह से endoderm होती है। अब नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में सबसे पहले न्यूरल ट्यूब बनती है। सो हाउ न्यूरल ट्यूब इज फॉर्म? न्यूरल ट्यूब क्या है? न्यूरल ट्यूब बेसिकली आपकी न्यूरल ट्यूब से ब्रेन और स्पाइनल कोड अराइज करेंगे। सो थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन में, ड्यूरिंग द थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ गेस्टेशन, न्यूरल प्लेट बनती है फ्रॉम द एक्टोडम। अब न्यूरल प्लेट कैसे बनेगी? ये एक्टोडम पड़ी हुई है और ये मीजोडम है नीचे, एंडोडम। इसी तरह से एक्टोडर्म के नीचे देयर इज अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज नोटोकोड। सेंटर में यहाँ पे नोटोकोड होती है, इस तरह से सेंटर में नोटोकोड है और ये लेयर्स उसके इर्द गिर्द अरेंज होती है। सो नोटोकोड क्या करेगी? एक्टोडर्म को, जो ओवरलाइंग एक्टोडर्म है, उसको इंड्यूस करेगी। सो अंडर दिस इंडक्शन फ्रॉम द नोटोकोड एक्टोडर्म विल बिकम न्यूरल प्लेट। एक्टोडर्म न्यूरल प्लेट बन जाएगी। अब ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, दिस इज न्यूरल प्लेट। अब इसमें फोल्ड्स डेवलप होते हैं और ये फ्यूज करते हैं दीज फोल्ड्स। अब ये जो न्यूरल प्लेट आपकी बनी है, दिस न्यूरल प्लेट विल फोल्ड एंड इट फ्यूजेस टू फॉर्म दी न्यूरल ट्यूब। ये न्यूरल ट्यूब बनाएगी। तो फोल्ड्स, ये न्यूरल प्लेट बनेगी, न्यूरल प्लेट के अंदर फोल्ड्स डेवलप होंगे और फिर वो फोल्ड्स क्या करेंगे? दीज फोल्ड्स विल फ्यूज टू फॉर्म दी न्यूरल ट्यूब। ये न्यूरल ट्यूब बना। सो नाउ लेट मी जस्ट मोर द पिक्चर्स में आपको पता चल जाएगा neural folds are formed।
हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। तो अब इस पिक्चर में देखें, here you have got this is the अब इस समझ लें कि आप ऊपर से देख रहे हैं एम्ब्रियो को। तो दिस इज द रोस्ट्रल साइड एंड दिस इज द कॉर्डल साइड। रोस्ट्रल साइड का क्या मतलब होता है? दैट इज इंटीरियर, वेंट्रल जो है, और कॉर्डल जो है ये पोस्टीरियर है। सो पोस्टीरियर नहीं बेसिकली होता, जो हेड साइड होती है और जो आपकी जहाँ पे लोअर लोअर एंड ऑफ बॉडी है। सो दिस इज रोस्ट्रल एंड कॉर्डल। एम्ब्रियो में रोस्ट्रल और कॉर्डल कहते हैं। तो दिस इज नोटोकॉर्ड। ये ऊपर एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म है, और ये एंडोडर्म। नोटोकॉर्ड इंड्यूस करेगी ओवरलाइंग एक्टोडर्म को एंड इट विल बिकम न्यूरल प्लेट। ये न्यूरल प्लेट बन जाएगी। अब ये न्यूरल प्लेट अगर आप इससे ऊपर से देखेंगे तो आपको इस तरह की नजर आएगी। इसके बाद क्या होगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस नोटोकॉर्ड ये क्या बनना शुरू हो जाएगा? न्यूरल ग्रूव बनेगा और फोल्ड्स बनेंगे। अब ये फोल्ड्स क्या होंगे? दीज फोल्ड्स विल इवेंचुअली फ्यूज। अब ये दिस इज द न्यूरल ग्रूव। न्यूरल ग्रूव जो है फिर ये कैविटी बन जाएगी। एंड दीज आर द टू फोल्ड्स। ये दोनों फोल्ड्स क्या होंगे? इवेंचुअली दीज फोल्ड्स विल फ्यूज, और फ्यूज करके ये इस तरह से एक आपकी न्यूरल ट्यूब बना देंगे। अब न्यूरल ट्यूब की जो क्लोयर है ना, दिस क्लोयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्लोयर पे भी एमसीक्यू आता है। आपको इस क्लोयर का सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो न्यूरल ट्यूब, अब आपको पता चल गया कि हाउ न्यूरल ट्यूब इज फॉर्म। फोल्ड्स बनेंगे और ये फोल्ड्स फ्यूज करेंगे एंड न्यूरल ट्यूब इज फॉर्म, जो डिटैच हो जाएगी सर्फेस एक्टोडर्म से। ये न्यूरल ट्यूब सर्फेस एक्टोडर्म से डिटैच हो जाएगी। इसी तरह से लैटरल सेल्स होते हैं क्रेस्ट पे। एट द क्रेस्ट ऑफ द फोल्ड, जो फोल्ड के क्रेस्ट होते हैं ना, उस पे लैटरल सेल्स होते हैं, ये माइग्रेट करते हैं एंड दे फॉर्म द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। सो इनको कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। व्हाट आर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स? जो फोल्ड्स होते हैं, लैटरल सेल्स होते हैं क्रेस्ट ऑफ फोल्ड्स पे, जो माइग्रेट करते हैं, एंड दे सेल्स आर नोन एज न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। इसी तरह से अब इसके बाद क्या होता है? न्यूरुलेशन होती है। न्यूरुलेशन के फेज में आपने दो बातें याद रखनी है। न्यूरुलेशन जो है ये प्राइमरी न्यूरुलेशन है और सेकेंडरी न्यूरुलेशन है। व्हाट इज प्राइमरी न्यूरुलेशन? और न्यूरुलेशन का प्रोसेस होता क्या बेसिकली? ये एक एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे जो न्यूरल ट्यूब एक्टोडर्म से बनी होती है ना, ये इवेंचुअली इट गिव राइज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूरुलेशन। सो न्यूरुलेशन में एक दफा रिपीट कर देती हूँ। व्हाट इज न्यूरुलेशन? न्यूरुलेशन एक एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो न्यूरल ट्यूब आपकी बनी है, जो भी आपने देखा है कि हाउ न्यूरल ट्यूब इज फॉर्म्ड, ये न्यूरल ट्यूब किस तरह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाएगी। सो हाउ इट विल गोइंग टू गिव राइज टू द सीएनएस, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दिस प्रोसेस नोन एज न्यूरुलेशन। ये थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं। न्यूरुलेशन के दो मेजर फेजेस होते हैं, प्राइमरी न्यूरुलेशन एंड सेकेंडरी न्यूरुलेशन। व्हाट इज प्राइमरी न्यूरुलेशन? प्राइमरी न्यूरुलेशन जो है ये क्रेनियल रीजन में होती है। दिस अकर्स इन द क्रेनियल रीजन। और ये इस प्राइमरी न्यूरुलेशन से क्या बनता है? प्राइमरी न्यूरुलेशन से ब्रेन बनता है और अपर स्पाइनल कॉर्ड बनती है। ये एमसीक्यू आ सकता है आपको, आपने इस एमसीक्यू को याद रखना है कि प्राइमरी न्यूरुलेशन इट विल गिव राइज टू ब्रेन एंड अपर स्पाइनल कॉर्ड। 18th से 27th डे पे प्राइमरी न्यूरुलेशन हो रही होती है। इसके अंदर सबसे पहले न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी न्यूरुलेशन में न्यूरल ट्यूब जो है ये एक्टोडर्म, जो ओवरलाइंग एक्टोडर्म होती है नोटोकॉर्ड के ऊपर वाली, थिकन्स और ये एक फ्लैट न्यूरल ट्यूब प्लेट बना लेती है। फिर न्यूरल ग्रूव अराइज करता है, वही जो भी प्रोसेस मैंने पढ़ाया, और फोल्ड्स बनते हैं, लैटरल एजेस उसके एलिवेट कर जाएंगे ट्यूब के, और फिर ये ग्रूव बनाएंगे, न्यूरल फोल्ड्स बनेंगे। सो सेंटर में क्या होगा? देयर विल इन द सेंटर देयर विल बी ग्रूव और लैटरली देयर विल बी फोल्ड्स। उसके बाद न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होगी। फोल्ड्स मूव टुवर्ड ईच अदर एंड दे फ्यूज इन द मिड लाइन। मिड लाइन में फ्यूज करते हैं एंड दे फॉर्म द न्यूरल ट्यूब। फिर न्यूरल क्रेस्टल्स होंगे, ये एजेस ऑफ न्यूरल फोल्ड से राइज करते हैं एंड दे माइग्रेट टू फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर्स। सो आपको यहाँ पे एक और चीज क्लियर हो गई कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। उसके बाद न्यूरल ट्यूब की क्लोयर के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, याद रखें।
क्लोयर सर्वाइकल रीजन में बिगिन करती है एंड दिस क्लोयर प्रोसीड्स क्रेनियली एंड कॉर्डली। सर्वाइकल रीजन में शुरू होगा क्लोयर न्यूरल ट्यूब का, क्रेनियली प्रोसीड करेगा और कॉर्डली प्रोसीड करेगा। ट्यूब के जो एंड्स होते हैं ना उनको न्यूरोपोर्स कहते हैं। एंड्स ऑफ द ट्यूब्स आर कॉल्ड न्यूरोपोर्स। अब ट्यूब का एक इंटीरियर एंड होता है दैट इज नोन एज इंटीरियर न्यूरोपोर और क्रेनियल न्यूरोपोर, एंड देयर इज अ पोस्टीरियर एंड ऑफ ट्यूब दैट इज नोन एज पोस्टीरियर और कॉर्डल न्यूरोपोर। सो जो इंटीरियर न्यूरोपोर है ये डे 25 पे क्लोज होते हैं, पोस्टीरियर और कॉर्डल न्यूरोपोर ये डे 27 पे क्लोज होते हैं। ये भी एमसीक्यू आता है, डे 26 अराउंड डे 26 ये क्लोज हो जाते हैं। सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स फॉर्म फ्रॉम द एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी न्यूरुलेशन ब्रेन एंड अपर स्पाइनल कॉर्ड अप टू द लेवल ऑफ S2। सो S2 के लेवल तक जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है बाय प्राइमरी न्यूरुलेशन। सो प्राइमरी न्यूरुलेशन डाउन अप टू S2। सो प्राइमरी न्यूरुलेशन में कोई क्वेश्चन है अभी तो मुझसे पूछ लें। जितने भी मैंने आपको पढ़ाए थे सारे, जो न्यूरल ट्यूब बन गई, न्यूरल ट्यूब के बाद फिर न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेट, वो सारा प्राइमरी न्यूरुलेशन में आ रहा है। न्यूरोपोर्स बने और फिर न्यूरोपोर्स क्लोज हो रहे हैं। क्लोज किस तरह से होते हैं, ये सर्वाइकल रीजन में, ये भी एक एमसीक्यू है कि जो न्यूरल ट्यूब की क्लोयर एट बिगिंस इन एट व्हाट लेवल, ये किस रीजन में बिगिन करती है। तो दिस इज एन एमसीक्यू। ये क्रेन जो सर्वाइकल रीजन है वहां पे बिगिन करती है और क्रेनियो कॉर्डली स्प्रेड करती है। प्रोसीड कैसे करेगी, क्रेनियो कॉर्डली, मिड लाइन में बिगिन करती है। सो प्राइमरी न्यूरुलेशन में कोई क्वेश्चन नहीं है। समझ आ गया प्राइमरी न्यूरुलेशन। चलिए, वेरी गुड। सो आफ्टर प्राइमरी न्यूरुलेशन देयर इज सेकेंडरी न्यूरुलेशन। सेकेंडरी न्यूरुलेशन में क्या होते हैं, सेकेंडरी न्यूरुलेशन होती है कॉर्डल रीजन में। हमने प्राइमरी न्यूरुलेशन देखी जो किस रीजन में थी, प्राइमरी न्यूरुलेशन अकर्स इन द क्रेनियल रीजन, ये क्रेनियल रीजन में होती है, जबकि सेकेंडरी न्यूरुलेशन कॉर्डल रीजन में होती है। और ये डे 27 के बाद होती है। 26 पे तो वो हमारा न्यूरोपोर जो है वो क्लोज हो जाते हैं ना। तो डे 27 पे सेकेंडरी न्यूरुलेशन होगी। सेकेंडरी न्यूरुलेशन में क्या होता है, कॉर्डल सेल मैस बनता है विच इज नोन एज मेड्युलरी कॉर्ड। सो कॉर्डल सेल मैस कहाँ बनेगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉर्डल सेल मैस। जो मीजनकाइमल सेल्स होते हैं ना, जो टेल टेल होती है एम्ब्रियो के अराउंड, टेल में ना मीजनकाइमल सेल्स होते हैं, उन मीजनकाइमल सेल से कॉर्डल सेल मैस बनता है। इस कॉर्डल सेल मैस के अंदर कैविटेशन होना शुरू होती है, छोटी छोटी कैविटीज अपीयर होती हैं। तो स्मॉल कैविटीज अपीयर विद इन दिस कॉर्डल सेल मैस, और फिर क्या होंगी, ये कैविटीज आपस में मिल जाती हैं, दे कोलेस एंड दे फॉर्म अ न्यूरल ट्यूब जो फ्यूज करती है प्राइमरी न्यूरल ट्यूब के साथ। हुआ क्या, कॉर्डल सेल मैस बना, मीजनकाइम से राइज किया ये। तो कॉर्डल सेल मैस में कैविटीज अपीयर हुई, फिर वो कैविटीज बड़ी हुई और आपस में मिल गई और एक कैविटी बना ली, दैट इज नोन एज न्यूरल ट्यूब। और फिर ये न्यूरल ट्यूब किससे मिल जाएगी, जो प्राइमरी न्यूरुलेशन में न्यूरल ट्यूब बनी थी उसके साथ। और इससे क्या बनना है, सेकेंडरी न्यूरुलेशन से व्हाट स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी न्यूरुलेशन, कोनस मेड्युलरिस दैट इज लोअर स्पाइनल कॉर्ड, फाइलम टर्मिनल एंड पार्ट ऑफ कोडा इक्वाइना। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये आपसे एमसीक्यू में पूछते हैं कि जो सेकेंडरी न्यूरुलेशन है उससे क्या स्ट्रक्चर्स अराइज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी न्यूरुलेशन और सेकेंडरी न्यूरुलेशन को। मैं थोड़ा सा डिफरेंसेस इसके बता देती हूँ। प्राइमरी न्यूरुलेशन इट बिगिंस इन द क्रेनियल एंड पे बिगिन करती है। सो सेकेंडरी न्यूरुलेशन जो होती है इट इज बिलो द S2, कॉर्डल न्यूरल ट्यूब बनाती है। क्रेनियल और स्पाइनल कॉर्ड जो है अप टू S2 दिस इज बाय द प्राइमरी न्यूरुलेशन, और बिलो S2 स्पाइनल कॉर्ड इट इज बाय द सेकेंडरी न्यूरुलेशन। जो प्राइमरी न्यूरुलेशन होता है उसमें न्यूरल प्लेट की फोल्डिंग होती है और ट्यूब बनती है, जबकि सेकेंडरी न्यूरुलेशन के अंदर कैविटेशन होती है जो कॉर्डल सेल मैस है उसकी। तो कैविटेशन ऑफ द कॉर्डल सेल मैस गिव राइज टू ट्यूब, न्यूरल ट्यूब। और इसका टाइम फ्रेम आपने याद रखना है, 18 से 27 डेज पे प्राइमरी न्यूरुलेशन है और 27 के बाद जो है ना वो सेकेंडरी न्यूरुलेशन है। जो प्राइमरी न्यूरुलेशन से स्ट्रक्चर बनते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड अप टू S2 है और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं। सेकेंडरी न्यूरुलेशन से बनने वाले स्ट्रक्चर कोनस मेड्युलरिस, फाइलम टर्मिनल है।
और कोडा इक्वाइना का पार्ट है। सो अगर क्रेनियल न्यूरोपोर फेल हो जाए, फ्यूज ना हो, तो एनेनकेफली होगी। अगर कोडल न्यूरोपोर फेल्स टू क्लोज हो तो स्पाइना बाइफिडा होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इफ द कोडल न्यूरोपोर फेल्स टू, ये मेरे एग्जाम में भी आया था नवंबर अटेम्प्ट में, सो आपने भी इसको याद रखना है। इफ दिस कोडल न्यूरोपोर फेल्स टू क्लोज बाय डे 27, this is known as condition is known as resulting condition is known as spina bifida. If the cranial neuropore fails to close by day 25, then the resulting condition is known as anencephaly. ठीक है। सो ये आपने एमसीक्यू था आपका, ये आपने याद रखना है। सो एनी क्वेश्चंस अप टिल न्यूरुलेशन? अब इसमें आगे न्यूरल ट्यूब के डेरिवेटिव्स हैं। न्यूरल ट्यूब से क्या क्या स्ट्रक्चर्स अराइज करते हैं? ब्रेन में सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड अराइज करते हैं न्यूरल ट्यूब से। मोटर न्यूरॉन्स न्यूरल ट्यूब से अराइज करते हैं। एपेंडाइमल सेल्स होते हैं जो वेंट्रिकल्स को और सेंट्रल कैनाल को लाइन करते हैं। चलिए, वेरी गुड। उसके बाद रेटिना। रेटिना जो है ये भी न्यूरल ट्यूब का डेरिवेटिव है। सो दीज डेरिवेटिव्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये डेरिवेटिव भी याद रखने हैं, ठीक है? एग्जाम में डेरिवेटिव भी आ जाते हैं। ओलिगोडेंड्रियोसाइट वो पूछते हैं ये न्यूरल ट्यूब का क्या डेरिवेटिव है। सो आप देखो, सपोर्टिंग सेल जो है ब्रेन के सपोर्टिंग सेल्स में ओलिगोडेंड्रियोसाइट है और एपेंडाइमल सेल्स हैं। एपेंडाइमल सेल्स आपके जितने वेंट्रिकल्स होते हैं ना, जब मैं आपको ग्लाइल सेल्स पढ़ाऊंगी, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ ब्रेन पढ़ाऊंगी, हिस्टोलॉजी में ये हम पढ़ेंगे। मैंने इस स्केड्यूल में तो नहीं इसको ऐड किया हुआ, लेकिन मैं हिस्टोलॉजी भी आपको पढ़ाऊंगी। तो उसमें आपने एपेंडाइमल सेल्स और लिगोडेंड्रोसाइट्स पढ़ने, ये दोनों सपोर्टिक सेल्स हैं, ये भी न्यूरल ट्यूब के डेरिवेटिव्स हैं। रेटिना इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ न्यूरल ट्यूब। मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ये न्यूरल ट्यूब के डेरिवेटिव है। फिर न्यूरल क्रेस्ट सेल के डेरिवेटिव में सेंसरी रूट गेंग्लियोन है, ऑटोनोमिक गेंग्लियोन है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, श्वान सेल्स। सो ऑटोनोमिक और जो सेंसरी गेंग्लियोन है, ये आपने देख लें। श्वान सेल्स भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर ऑल्सो, श्वान सेल्स भी जो है माइलिनेशन करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन है वो लिगोडेंड्रियोसाइट करता है। ये भी एमसीक्यू है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन इज बाय श्वान सेल्स। देन एड्रीनल मेड्यूला, क्रोमेफिन सेल्स। एड्रीनल मेड्यूला तो ऐसे ही समझा जाता है ना, जब मैंने पहले आपको पढ़ाया था मैंने बताया था कि एड्रीनल मेड्यूला बिल्कुल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही है आपका, जो आपका बियॉन्ड सीएनएस जो है ना प्लेस्ड है। फिर मेलेनोसाइट्स, क्रेनियोफेशियल कार्टिलेजेस, पाया एरेक्नोइड मैटर, एंटेरिक नर्वस सिस्टम जिसमें ओर्बेक्स प्लेक्स और मीजनर प्लेक्सिस है। तो ये जो टेबल मैंने इसमें बनाया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये टेबल याद करना है। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगी। आपने न्यूरोएनाटॉमी में कोई बुक नहीं फॉलो करनी, सिर्फ आपने रफीउल्लाह के न्यूरो के वो पॉइंट्स याद करने हैं। बाकी आपने ये जो मैं स्लाइड्स आपको भेजूंगी ये मोर देन इनफ है आपके न्यूरो के लिए। So failure of the closure of neuropores leads to neural tube defects, जिसमें स्पाइना बायोफिडा मैंने एमसीक्यू बता दिया। स्पाइना बायोफिडा कोडल अगर न्यूरोपोर फेल हो जाए, क्लोज होना, तो तब होता है। और एनेन्सेफली कब होगी? जब क्रेनियल न्यूरोपोर फेल्स टू क्लोज बाय डे 25। और स्पाइना बायोफिडा व्हेन द कोडल न्यूरोपोर फेल्स टू क्लोज बाय डे 27। अगर एबनॉर्मल माइग्रेशन हो जाए न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की, या आपने हर्ट्सप्रंग डिजीज पढ़ी थी। फिर न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस है, डिजॉर्ट सिंड्रोम भी हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था। सो डिजॉर्ट सिंड्रोम में और हर्ट्सप्रंग डिजीज में, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस में एबनॉर्मल माइग्रेशन होती है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की। सो दिस इज द निमोनिक फॉर न्यूरल क्रेस्ट सेल डेरिवेटिव्स। आप देख लीजिएगा, इसमें आपने ये याद रखना है या नहीं ऐसे, लेकिन ये एमसीक्यू आता है इस पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन वेसिकल्स। ब्रेन वेसिकल्स बनते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स। जो क्रेनियल न्यूरल ट्यूब होती है ये इसकी बेलूनिंग होती है 3 और 5 वेसिकल्स में। इट बेलून्स इनटू 3 और 5 वेसिकल्स। दीज वेसिकल्स आर नोन एज प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स। फिर प्राइमरी ब्रेन वेसिकल से सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स बनते हैं। तो प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स क्या है? ये प्रोजेंसेफेलोन, मीजेंसेफेलोन एंड रोम्बेनसेफेलोन है। प्रोजेंसेफेलोन किससे कौन सा रीजन बनता है? प्रोजेंसेफेलोन से फोर ब्रेन, मीजेंसेफेलोन से मिड ब्रेन, रोम्बेनसेफेलोन से हाइंड ब्रेन। तो इसका निमोनिक भी है
Pro is for forward, so this is for forebrain. Meson is for middle, so it is for midbrain, and rhomben is for rear and hind, so it is for hindbrain. अब सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स, इन्हीं वेसिकल से सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल राइज करते हैं. प्रोजेंसेफेलोन से टीलेंसेफेलोन और डायनसेफेलोन राइज करते हैं. तो टीलेंसेफेलोन एंड डायनसेफेलोन आर द सेकेंडरी वेसिकल दैट आर डिराइव फ्रॉम प्रोजेंसेफेलोन. तो ये प्रोजेंसेफेलोन है, इससे दो सेकेंडरी वेसिकल डिराइव होते हैं, टीलन एंड डायन. डायन का तो वैसे मतलब होता है एनीथिंग दैट इज इन इन द सेंटर ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन के सेंटर में पड़ी हुई है. दिस इज डायनसेफेलोन. तो टीलेंसेफेलोन जो होते हैं ना, इससे क्या स्ट्रक्चर्स एडल्ट डेरिवेटिव होते हैं. टीलेंसेफेलोन से सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बनते हैं, बेसल गेंगलिया बनते हैं, ओल्फैक्टरी बल्ब बनते हैं. तो आपको ये डेरिवेटिव्स आने चाहिए. और टीलेंसेफेलोन में कौन सा वेंट्रिकल होता है, लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं. फिर डायनसेफेलोन में थैलेमस आता है. उसके अलावा हाइपोथैलेमस है, एपीथैलेमस और रेटिना है. सो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और रेटिना जो है डायनसेफेलोन का पार्ट है. और इसमें जो वेंट्रिकल होता है वो थर्ड वेंट्रिकल होता है. देन जो मीजेंसेफेलोन है, उससे बस मीजेंसेफेलोन ही सेकेंडरी वेसिकल है. इससे मिड ब्रेन सेरिब्रल पोडेंक्टम बनेगा. और इसमें जो एसोसिएटेड वेंट्रिकल है दैट इज सेरिब्रल एक्विडक्ट, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी इसको कहते हैं. तो आपको वेंट्रिकल्स भी आने चाहिए साथ साथ, कि टीलेंसेफेलोन का वेंट्रिकल क्या है, इसी तरह से डायन का क्या है, फिर मीजन का क्या है, मीटेंसेफेलोन और माइलेनसेफेलोन. मीटन और माइलेनसेफेलोन ये सेकेंडरी वेसिकल्स हैं विच आर डिराइव फ्रॉम रोम्बेनसेफेलोन. मीटन से एडल्ट डेरिवेटिव पोन्स और सेरिबेलम बनता है, और इसका जो वेंट्रिकल है वो अपर फोर्थ वेंट्रिकल है. माइलिन जो है ये भी रोम्बेनसेफेलोन से डिराइव होता है, और इसका जो एडल्ट डेरिवेटिव है मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और ये इसका भी लोअर फोर्थ वेंट्रिकल एसोसिएटेड वेंट्रिकल है इसका. सो ब्रेन फोल्डिंग के दौरान फ्लेक्चर्स बनते हैं. सर्वाइकल फ्लेक्चर होता है, पोंटाइन फ्लेक्चर होता है और सिफेलिक फ्लेक्चर होता है. सर्वाइकल फ्लेक्चर दिस इज बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड हाइंड ब्रेन. स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान और हाइंड ब्रेन के दरमियान जो फ्लेक्चर है वो सर्वाइकल है. पोंटाइन फ्लेक्चर मीटेंसेफेलोन और माइलेनसेफेलोन के दरमियान है, और सिफेलिक फ्लेक्चर जो है ये मिड ब्रेन में है. इट बेंड्स फोर ब्रेन वेंट. फ्लेक्चर्स की लोकेशन भी आनी चाहिए. सर्वाइकल सबसे नीचे है स्पाइनल कॉर्ड और हाइंड ब्रेन के दरमियान. पोंटाइन मीटन और माइलेनसेफेलोन के दरमियान है. और सिफेलिक मिड ब्रेन में है, ये बेंड करता है फोर ब्रेन को वेंट्रली. पोंटाइन फ्लेक्चर पे एमसीक्यू आया हुआ है, तो मैंने आपको ये हाईलाइट कर दिया है कि जो फ्लेक्चर्स हैं इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी लोकेशन आनी चाहिए. सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड हाइंड ब्रेन के दरमियान है, पोंटाइन मीटन माइलिन के दरमियान है, सिफेलिक जो है मिड ब्रेन में होता है, और ये बेंड करता है फोर ब्रेन को वेंट्रली. देन डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट में आपने याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप में आपको डेवलपमेंट स्पाइनल कॉर्ड की बताती हूँ. सबसे पहले देर इज इंडक्शन ऑफ द न्यूरल प्लेट. उसी तरह से नोटोकॉर्ड जो है ये इंडक्टिव सिग्नल्स रिलीज करती है और एक्टोडर्म के लिए, और दिस कॉजेज द एक्टोडर्म टू थिकन एंड फॉर्म्स द न्यूरल प्लेट दैट इज न्यूरो एक्टोडर्म. तो ये भी एक एमसीक्यू आता है कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजर फॉर सीएनएस इंडक्शन इज नोटोकोड. आंसर इज नोटोकोड. द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर फॉर सीएनएस इंडक्शन इज नोटोकोड. नोटोकोड है वो जो एम्ब्रियो को बताती है कि भाई सीएनएस बना लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाओ. सो नोटोकोड इज द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर फॉर द सीएनएस इंडक्शन. फिर न्यूरल प्लेट की फोल्डिंग होती है, न्यूरल ट्यूब बन जाती है, न्यूरल ग्रूव बनता है, न्यूरल फोल्ड बनते हैं. वही चीजें, रेपिटेशन है बार बार. प्राइमरी न्यूरुलेशन बेसिकली. तो न्यूरल फोल्ड फ्यूज करते हैं मिड लाइन में और एक न्यूरल ट्यूब बन जाती है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज प्राइमरी न्यूरुलेशन. फिर न्यूरोपोर्स क्लोज होते हैं. क्रेनियली जो ये सर्वाइकल रीजन में बिगन होता है, क्रेनियोकॉर्डली ये प्रोसीड करता है. क्रेनियल न्यूरोपोर्ट जो है ये बाय डे 25, और कॉर्डल न्यूरोपोर्ट जो है बाय अराउंड डे 27 जो है ना इसकी क्लोजर हो जाती है. देन न्यूरल क्रेस्टल माइग्रेशन. न्यूरल ट्यूब जब बनती है, न्यूरल क्रेस्टल ब्रेक करते हैं जिससे, और ये माइग्रेट करते हैं टू फॉर्म डिफरेंट जो अपने स्ट्रक्चर्स पड़े वो बनाते हैं. So neural tube is going to give rise to CNS, neural crystals, which are going to become the part of peripheral nervous system. So neural tube से देखें central nervous system भी बना है और peripheral भी बन रहा है. Then formation of the spinal cord layers. Spinal cord जब neural tube close होगी तो इसकी wall differentiate होगी तीन layers.
So when the neural tube closes, its wall differentiates into three layers. Ventricular zone, which is the inner layer, intermediate zone, which is the middle layer, and marginal zone, which is the outer layer. तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. जब न्यूरल ट्यूब क्लोज होती है, उसकी वॉल तीन लेयर में डिफरेंशिएट हो जाती है. वेंट्रिकुलर जोन होता है जो इनर लेयर होती है, इंटरमीडिएट जोन है जो मिडल लेयर है, और मार्जिनल जोन जो आउटर लेयर है. वेंट्रिकुलर जोन विच इज द इनर लेयर, इससे क्या स्ट्रक्चर बनते हैं? एपेंडाइमल सेल्स बनते हैं, न्यूरॉन्स बनते हैं, ग्लाइल प्रोजेनिटर सेल्स बनते हैं. इंटरमीडिएट जो जोन होता है उससे ग्रे मैटर बनता है. न्यूरॉन की सेल बॉडीज जो होती है ना, ग्रे मैटर. सो ग्रे मैटर इज फॉर्म फ्रॉम द इंटरमीडिएट जोन. मार्जिनल जोन से व्हाइट मैटर बनता है, माइलिनेटेड एक्सोन्स. तो यहाँ तक क्लियर है आपको कि कैसे स्पाइनल कॉर्ड में लेयर्स बन रही हैं? न्यूरल ट्यूब जो बन गया उसमें लेयर्स बनी, और क्या उस लेयर से क्या क्या स्ट्रक्चर राइज करे. अब देखो, इसमें स्पाइनल कॉर्ड में हमने पढ़ा था ना, इनर ग्रे मैटर होता है, आउटर व्हाइट मैटर है. अब मार्जिनल जोन आउटर है और आउटर ही व्हाइट मैटर है. सो अगर मार्जिनल जोन पे और इंटरमीडिएट जोन पे एमसीक्यू आए तो आपने वो गलत नहीं करना. फिर उसके बाद डोर्सल वेंट्रल पैटर्निंग होती है. डोर्सल वेंट्रल पैटर्निंग में क्या होता है? नोटोकॉर्ड जो है, दैट इज द वेंट्रल स्ट्रक्चर, ये कुछ सिक्रीट करती है सोनिक हेजहोग जो है, विच इज एन इंड्यूसर. ये मोटर न्यूरॉन्स को इंड्यूस करता है. अब डोर्सल वेंट्रल पैटर्निंग है ना, कि डोर्सली जो है वो आपके पास सेंसरी पाथवे है, और वेंट्रली है फिर मोटर आ जाना है. सो नोटोकॉर्ड ही अब फिर कर रहा है, इससे रिलीज करता है और ये मोटर न्यूरॉन्स को इंड्यूस करेगा. इसी तरह से एक्टोडर्म और जो रूफ है ना, रूफ प्लेट, वो भी कुछ सिक्रीट करते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स बनाना शुरू कर देता है. सो नोटोकॉर्ड से SHHI जिसने मोटर न्यूरॉन्स बनाए, और एक्टोडर्म से आपके पास कुछ और इंड्यूसर्स आए जिन्होंने सेंसरी न्यूरॉन्स बना दिए. सो वेंट्रली दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बेसल प्लेट्स. बेसल प्लेट अब आपके पास किस तरह से पड़ी होती है? नाउ लेट मी जस्ट, टेलर प्लेट होती है और बेसल प्लेट होती है. दिस इज द मेंटल लेयर. ये मेंटल लेयर जो होती है ना, डिवाइड होती है दो में. व्हाट इज द मेंटल लेयर? मेंटल लेयर द इंटरमीडिएट लेयर. ये इनर लेयर है विच इज ग्रे मैटर. सो इंटरमीडिएट लेयर और मेंटल प्लेट ये डिवाइड हो जाएगी एलर प्लेट में और बेसल प्लेट में. एलर प्लेट इज प्लेस्ड डोर्सली एंड बेसल प्लेट इज प्लेस्ड वेंट्रली. डोर्सल फिर सेंसरी फंक्शन होता है, वो एफरेंट होता है, और जो बेसल प्लेट होती है वेंट्रल होती है, और ये मोटर इसका फंक्शन होता है. यहाँ तक समझ आ गया एलर प्लेट से क्या बनता है और बेसल प्लेट से क्या बनता है? पीछे से शुरू कर लो ना, ए से स्टार्ट होते हैं. सो ए से एलर प्लेट होता है, ए को डोर्सली रखो, और बी से बेसल प्लेट उसको वेंट्रली रखो. ठीक है. मेंटल लेयर इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट लेयर, और इंटरमीडिएट लेयर ग्रे मैटर बनाती है, और उसमें फिर दो है, एलर प्लेट और बेसल प्लेट है. एलर प्लेट जो है वो डोर्सली लोकेटेड होती है, बेसल प्लेट वेंट्रली लोकेटेड होती है. एलर प्लेट से सेंसरी एफरेंट्स बनते हैं, ये डोर्सल होन्स बनाते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जबकि वेंट्रल होन इज बाय बेसल प्लेट. और इस पे भी एमसीक्यू आता है. अब ये जो जितनी भी प्लेट्स हैं आपकी, ये दीज आर सेपरेटेड बाय सल्कस लिमिटेंस. जो ब्रेन स्टेम डेवलपमेंट में आपको नजर आता है, सल्कस लिमिटेंस सेपरेट करता है एलर और बेसल प्लेट्स. ब्रेन स्टेम में लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होती है एलर प्लेट की, इट गिव राइज टू क्रेनियल नर्व्स, सेंसरी न्यूक्लियाई, जबकि जो बेसल प्लेट होती है इट गिव राइज टू मोटर न्यूक्लियाई. बेसल प्लेट ने हमेशा मोटर न्यूक्लियाई देने और सेंसरी न्यूक्लियाई. ब्रेन स्टेम के अंदर भी क्रेनियल नर्व्स के सेंसरी न्यूक्लियाई भी ये एलर प्लेट की वजह से होते हैं. Then congenital anomalies of the neural development spina bifida. This is the failure of closure of caudal neuropore by day 26. अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं स्पाइना बाइफिडा में? अगर फोलेट डेफिशिएंसी हो, मैटरनल डायबिटीज, वेल्प्रोइक एसिड, वेल्प्रोइक एंटी एपिलेप्टिक है, तो इट इज स्क्रीन बाय एलिवेटेड. स्पाइना बाइफिडा में जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं AFP एलिवेटेड होते हैं. फिर एनेंसेफली है, दिस इज फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ रोस्ट्रल न्यूरोपोर, और ये पॉलीहाइड्रोमिनोस के साथ एसोसिएटेड होते हैं. एब्सेंस ऑफ swallowing रिफ्लेक्स, स्कल इज ओपन. देन आर्नोल्ड कैरी मैलफॉर्मेशंस, इसमें सेरिबेलर टॉन्सिल्स जो होते हैं वो हर्निएट कर जाते हैं थ्रू दी फोरामेन मैग्नम. तो सेरिबेलर टॉन्सिल्स जो है, इनकी हर्निएशन होती है, ये कंप्रेस करती है मेडुला को और स्पाइनल कॉर्ड को.
जब सेरिबेलर टॉन्सिल्स हर्निएट करेंगे, जब सेरिबेलम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें टॉन्सिल्स आप देखोगे. So it compresses the medulla and the spinal cord. It is associated with avarnal carry hydrocephalus के साथ syringomyelia के साथ associate करते हैं. Syringomyelia के अंदर ना small cysts बनना शुरू हो जाती हैं, spinal cord में cysts होती हैं. Then Dandy Walker's malformations. इसमें cerebellar vermis जो है ना, Dandy Walker malformation में agenesis होती है cerebellar vermis की. So large cystic fourth ventricle मिलते हैं. It is associated with hydrocephalus, spina bifida, corpus callosum agenesis के साथ. So corpus callosum आपका white, ये वो fibers हैं corpus callosum जो separate कर रहे हैं different structures को. So corpus callosum आपका main white जो होता है ना, ये connecting fibers होते हैं, white tracks होता है. You will study corpus callosum in detail as well. So Dandy Walker malformation आपको आनी चाहिए. This is agenesis of cerebellar vermis. Dandy Walker में सिर्फ ये दो बातें याद रख लें. एजेनेसिस है सेरिबेलर वर्मिस की और लार्ज सिस्टिक फोर्थ वेंट्रिकल. देन होलोप्रोजेंसेफली. होलोप्रोजेंसेफली में क्या होता है? इनकम्प्लीट सेपरेशन होती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोजेंसेफलोन डिवीजन. सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रोजेंसेफलोन से क्या क्या राइज करता है? टीलेनसेफलोन एंड डायनसेफलोन. सो टीलन ने सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बनाने हैं. सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की अगर इनकम्प्लीट सेपरेशन होगी और तो इसको कहेंगे होलोप्रोजेंसेफली. ये एक ही तरह का स्कल है. फेशियल एंड एब्नॉर्मलिटीज का एसोसिएटेड होता है क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट के साथ. और साइक्लोपिया. सो व्हाट इज साइक्लोपिया? तो क्लेफ्ट लिप के साथ, क्लेफ्ट पैलेट के साथ और साइक्लोपिया के साथ होता है ये एसोसिएटेड. ये भी एक सिंगल सेंट्रल आई होती है साइक्लोपिया के अंदर. ये भी एक कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन, दिस इज लीथल कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन. पार्शली फ्यूज्ड आईज होती हैं यहाँ पे, सिंगल एक आई होती है, जैसे वो कहते हैं ना दिजाल की आंख, उस तरह से आप याद रखो. अब ये जो सेरिबेलर वर्मिस है ना, ये सेरिबेलम के डिफरेंट पार्ट्स हैं. सेरिबेलम जो है ना, इसकी जब आप लोग एनाटॉमी देखोगे सेरिबेलम की, जब हम सेरिबेलम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेरिबेलम के डिफरेंट पार्ट्स हैं. इसमें आपके पास लोब्स होते हैं सेरिबेलम के. एंटीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब है, फ्लोक्यूनोड्यूलर लोब है. फिर उसके बाद फंक्शनल डिविजन्स होती हैं सेरिबेलम की. फंक्शनल डिविजन्स के अंदर सेरिबेलम में वर्मिस है, उसके अलावा लेटरल हेमिस्फीयर्स हैं, और स्पाइनोसेरिबेलम, सेरिब्रोसेरिबेलम, वेस्टिब्यूलोसेरिबेलम. इसी तरह से सेरिबेलम में एक वर्मिस होता है. व्हाट इज वर्मिस? वर्मिस ये मिडलाइन स्ट्रक्चर होता है जो हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है. व्हाट आर हेमिस्फीयर्स? सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ये दो लैटरल लोब्स होते हैं, जैसे ब्रेन के होते हैं ना वैसे सेरिबेलम के भी होते हैं. व्हाट आर टॉन्सिल्स? टॉन्सिल्स इंफीरियर लोब्स को कहते हैं. इंफीरियर लोब्स जो होते हैं, छोटे छोटे इंफीरियर लोब्स होते हैं इंफीरियरली. ये फोरामेन मैग्नम से अगर आईसीपी रेज हो जाए तो ये हर्निएट कर सकते हैं. देन पोडंकल्स. व्हाट आर पोडंकल्स? ये तीन पेयर होते हैं फाइबर ट्रैक्ट्स के जो सेरिबेलम को ब्रेन स्टेम से कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट सेरिबेलम के स्ट्रक्चर्स. तो अब ये डॉक्टर आजम आप रीड करें एफसीपीएस के जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए. डॉक्टर इरफान आप करें रीड. Neural tube. Neural tube derived from CNS, neural crest, PNS, peripheral nervous system, and adrenal medulla, melanocytes, pi, and arcanite. Rostral neurophores, anencephaly, caudal neurophores, spine bifida, Day 24, rostral closure, day 26, caudal closure, neural crest form, enteric ganglia, absent in Hirschsprung disease. Eller is sensory and basal is motor anterior hall lesion in lower motor neuron signs. Dandy walkers in fourth ventricle cyst plus cerebral vermis agenesis. Arnold Cherry
2 is tonsillar herniation plus myelomeningocele and plus hydrocephalus. Holoprosencephaly is called Scleropia and Petio syndrome. Flexure shape CNS axis, cephalic, cervical, and pontine. Elevated alpha-fetoprotein in spine bifida are open in neural tube defects screen marker. So this is all about development of central nervous system. डेवलपमेंट में अब मैं देखती हूँ कोई यूट्यूब पर वीडियो है। Seen that notochord develops here. Now this notochord as well as this primitive node, both of these structures, they are called inducers of neurulation. What I mean by this is that they induce the formation of neural tube. But before the neural tube can be formed, first of all, what happens that here a localized thickening forms, and this localized thickening of this ectoderm is called neural plate. So first step is the formation of neural plate. As the neural plate forms within the ectoderm, now this ectoderm is divided into two parts. This part that is forming the neural plate, we call it neuroectoderm, and the rest of the ectoderm is simply called the surface ectoderm. To visualize further, let's cut a section from here. So here we have the cut section, and this thickened part is called a neural plate, and whole this structure is the ectoderm. In the midline of ectoderm, from the primitive node up to the oropharyngeal membrane is this thickened plate called neural plate, and below this is the notochord. Now what happens that this neural plate, it invaginates downwards, a depression or furrow forms here, right? So here this depression or furrow that is formed, it is called neural groove, and these folds of this neural plate, this fold and this fold, they are called neural folds. So what happened here is that there is a formation of this neural groove and the formation of these neural folds. Now on the top or on the crest of these neural folds, this is the population of cell that will form the neural crest cells. How they will do so? What happens that these neural folds, they will meet together with each other, and this neural crest cell, they will separate and they will lie between this ectoderm and this neural tube. So let's see what happens. So here is the surface ectoderm, and here is this population of neural crest cells, and this is the neural tube, and of course you know that this structure is called notochord. So what happens with these neural crest cells, that they will then separate from each other in the midline, and now they will divide into right neural crest and left neural crest. What is the importance and significance of these neural crest cells? What I think of these neural crest cells is that they are like representatives of neuroectoderm to different parts of the body. These neural crest cells, they will move from here to different parts of the body of the embryo, and there they will form some very important structures. They will form most of the part of peripheral nervous system, especially the ganglia, and some other important structures as well, which are besides the nervous system. For example, the melanocytes that will form the melanin pigment, and some of the most important smooth muscles, for example, the cartilage and smooth muscles of head and neck. We will not go into details of neural crest right now, but for now, you just remember that these neural crest cells, they are so important that some author designate the neural crest cell as the fourth layer of the embryo. Generally, you know that embryo is a trilaminar structure. In third week, the three layer forms, that is ectoderm, endoderm and mesoderm, but some authors, they like to call the neural crest cells as the fourth layer of the embryo because they are also the primordium of very important structures of the embryo. As these neural folds meet together and this neural tube closes, the cranial most part and caudal most part of this neural tube, it is still open, and it opens into this amniotic cavity. This cranial opening is called cranial neuropore or anterior neuropore, and it usually closes at 24th day, and the caudal neuropore usually closes at 28th day. These neuropores are also called anterior and posterior neuropores respectively. The reason of calling this anterior and this posterior is similar to the reason why we call the anterior visceral endoderm as anterior, and I have discussed this in another video, and I will put the link in description.
As I have told you that this neural pore usually closes at 24th day, but if it remains patent throughout the embryonic life, and then the baby that will be born, his or her brain will not be developed. Most of the portion of his or her brain will not be developed, and this is called anencephaly. Anencephaly is an anomaly that is due to the open cranial neuropore, and similar to that, if the caudal neuropore remains open, this leads to spina bifida, and which literally means the split spinal cord, and here there is an opening and this end of spinal cord is not formed properly. Now let's have a 3D tour of neuropores. So here is the amniotic cavity and here is the yolk sac cavity, and this layer is the ectodermal layer and this is the endodermal layer. Now here you can see that most of the part of this neural fold they are fused together here. But here you can see that the cranial most part is still open and the caudal most part is also still open. Ultimately, these folds will also become kind of stitched together and these neuropores will close. But at this time, these neuropores, this is the cranial neuropore and this is the caudal neuropore, both of these neuropores are open and this opening is within the amniotic cavity. In other words, the cranial and caudal neuropore, they are freely communicating with the amniotic cavity. If we remove this yolk sac and the endoderm, here you can see that this is the neural tube. This is the primordium of neural tube. As these neuropores will be closed, this neural tube, it will detach from this ectoderm, and now this ectoderm will be called surface ectoderm, and this will be the neural tube. And here this thickened cranial part of neural tube, it will form the brain, and this tapered caudal part, it will form the spinal cord. So this was about the neural tube formation or neurulation. They will move like so. Here they are fusing together into the amniotic cavity. Looks like a dead body is lying here. Hold. So any questions? ठीक है, तो let me show. Hello, I'm Dr. Azaz from medicovisual.com, and in this visual lecture we will talk about the neural tube, and we will talk about the different subdivisions of the neural tubes, and basically we will be talking about the brain swellings, the primary and secondary brain vesicles or brain swelling. ये देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, these are ये फ्लेक्चर्स हैं, जहाँ पे वो बेंड करता है ना एम्ब्रियो, वो फ्लेक्चर होता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इन्होंने लेबल भी किया हुआ है, दिस इज फेलिक फ्लेक्चर, यहाँ पे भी बेंड किया गया है, फेलिक फ्लेक्चर है। पोन्टाइन फ्लेक्चर देखें, विच इज बिटवीन मीटन एंड माइलिन सेफ्लोन। सर्वाइकल फ्लेक्चर इज बिटवीन दी सर्वाइकल फ्लेक्चर ब्रेन स्टेम के दरमियान और स्पाइनल कोड जो है ना, जो आपका मीटन सेफ्लोन और स्पाइनल कोड है उसके दरमियान है। तो स्पाइनल कोड एंड माइलिन सेफ्लोन के दरमियान जो होगा वो सर्वाइकल फ्लेक्चर होगा, मीटन और माइलिन के दरमियान पोन्टाइन होगा। उसके अलावा जो आपका मीटन सेफलोन के दरमियान है और मीजन सेफलोन के दरमियान है और डाइन सेफलोन के दरमियान है, दैट इज सेफेलिक फ्लेक्चर। तो आपने फ्लेक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ इनकी लोकेशन याद रखनी है और कुछ भी नहीं है। मैं वो वाली स्लाइड शेयर करती हूँ, आप उसमें से देख लें एक दफा। सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द फ्लेक्चर, फ्लेक्चर की लोकेशन पे ही एमसीक्यू आता है। तो cephalic flexure it is in the midbrain, और पोन्टाइन फ्लेक्चर होता है मिड ब्रेन में भी। मीजनसेफेलोन, मिड ब्रेन इज मीजनसेफेलोन, तो मीजनसेफेलोन के लेवल पे सेफेलिक फ्लेक्चर है। पोन्टाइन बिटवीन मीटन एंड माइलेनसेफेलोन होता है, और सर्वाइकल स्पाइनल कोड और हाइंड ब्रेन के दरमियान है। तो क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है बहुत। वेरी गुड। तो दिस इज ऑल अबाउट एम्ब्रियोलॉजी ऑफ दी हसन। डॉक्टर हसन, आपको भी नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया पूछें, वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ।
सिंपल सी इसकी एक स्टोरी है, मैं आपको इसको स्टोरी की तरह बताती हूँ। जो आपका नर्वस सिस्टम है ना, ये इस तरह से डेवलप करता है। एम्ब्रियो की तीन जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होती है, अब इन लेयर्स के सेंटर में आपके पास नोटोकोड पड़ी होती है। थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन में नोटोकोड क्या करेगी, इंड्यूस करेगी जो ओवरलाइंग एक्टोडर्म है उसको। उसकी इस इंडक्शन की वजह से, नोटोकोड ने जो इंड्यूस किया, इसकी वजह से क्या होगा, जो एक्टोडर्म होगी, ओवरलाइंग एक्टोडर्म, वो थिकन हो जाएगी। और थिकन होके वो न्यूरल प्लेट बना लेगी। अब न्यूरल प्लेट जो होंगे उसके एजेस एलिवेट होंगे, और एलिवेट होके दरमियान में सेंटर में न्यूरल ग्रूव बन जाएगा, और साइड पे न्यूरल फोल्ड्स बन जाएंगे। फिर क्या होगा, ये न्यूरल फोल्ड जो होंगे ना, ये दे मीट इन द मिड लाइन, ये फ्यूज हो जाएगी, न्यूरल फोल्ड्स फ्यूज होंगे, और फिर ये न्यूरल ट्यूब बन जाएगी। फिर न्यूरल ट्यूब जो है, उसकी क्लोजर और ये फोल्ड जो मिड लाइन में मीट करते हैं, और ये क्लोजर जो होती है न्यूरल ट्यूब की, ये सर्वाइकल रीजन में शुरू होती है, और ये क्रेनियोपोडली प्रोसीड करती है। उसके बाद जो जब ये सर्वाइकल रीजन में जो क्रेनियल रीजन होगा ना इसका, इस न्यूरल ट्यूब का, उस क्रेनियल रीजन में कुछ स्वेलिंग्स अपीयर होंगी। उन स्वेलिंग्स को अपने ब्रेन वेसिकल्स कहना है। वो प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स होते हैं और सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स होते हैं। प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स में आपने यहाँ पे देखे, प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स में क्या होते हैं, तीन वेसिकल्स होते हैं। प्राइमरी ब्रेन वेसिकल के अंदर प्रोजेंसेफेलॉन है, प्रोजेंसेफेलॉन के अलावा मीजेंसेफेलॉन है और रोम्बिनसेफेलॉन है। इन्हीं वेसिकल्स के दरमियान फ्लेक्शर्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जो बेंड होता है, जहां पे ये बेंड होंगी स्वेलिंग्स, वहां फ्लेक्शर अपीयर हो जाता है। प्रोजन मीजेंसेफेलॉन मिड ब्रेन होता है, इसके अंदर आपका कौन सा फ्लेक्शर होता है, मिड ब्रेन में। द फ्लेक्शर दैट अपीयर्स इन द मिड ब्रेन इज सिफेलिक फ्लेक्शर। फिर सर्वाइकल फ्लेक्शर जो होगा स्पाइनल कॉर्ड और हाइंड ब्रेन के दरमियान होगा। पोंटाइन फ्लेक्शर मीटन और माइरेनसेफेलॉन के दरमियान होगा। फिर प्राइमरी वेसिकल से सेकेंडरी वेसिकल बनेंगे, जैसे प्रोजेंसेफेलॉन जो है टीलन और डायनसेफेलॉन को गिव राइज करेगा। टीलेंसेफेलॉन ने सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बनाने हैं, बेसल गैंग्लिया और ओल्फैक्टरी बल्ब बनाना है। डायनसेफेलॉन थैलेमस और हाइपोथैलेमस बनाएगा, उसके अलावा रेटिना बनाएगा। सो आपको एमसीक्यू इसमें वाइस वर्सा आ सकता है। एक तो पूछेंगे इसका, ये इस पे तो बड़ी दफा एमसीक्यू आया हुआ है वेसिकल्स पे, ब्रेन वेसिकल्स पे। अब इन वेसिकल्स ने डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स बना दिए। उसके बाद जो बाकी स्पाइनल कोड है, वो स्पाइनल कोड प्राइमरी न्यूरुलेशन से S2 के लेवल तक स्पाइनल कोड बन जाएगी। फिर सेकेंडरी न्यूरुलेशन होगी, जहाँ पे कोडल सेल मैस होगा, उसमें कैविटेशंस अपीयर होंगी। कोडल सेल मैस की कैविटेशंस को लेस करेंगी आपस में और एक लार्ज कैविटी बनाएंगी, फिर वो ट्यूब बन जाएगी, दैट इज न्यूरल ट्यूब। और ये न्यूरल ट्यूब जो सेकेंडरी न्यूरुलेशन से बनी, ये प्राइमरी न्यूरुलेशन से बनने वाली न्यूरल ट्यूब के साथ फ्यूज कर जाएगी। और जो सेकेंडरी न्यूरुलेशन से ट्यूब बनी है, उसने फाइलम टर्मिनल, कोनस मेडिलेरस जो पार्ट होता है उसका, लोअर स्पाइनल कॉर्ड बना देनी है। अब उसके बाद क्या होगा, ये इसमें आपको बस फिर क्लिनिकल कोरिलेशंस आनी चाहिए कि न्यूरोपोर्स अगर फेल हो जाएं, क्लोज ना करें तो पोर्टल न्यूरोपोर अगर फेल हो जाए तो स्पाइना बाइफिडा, क्रेनियल फेल हो तो एनेंसेफली। इसी तरह से और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, फिर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर है, स्पाइनल कॉर्ड में फिर जो उसकी लेयर्स होती हैं वो तीन में, एक वेंट्रिकुलर लेयर होती है विच इज द इनर मोस्ट लेयर, मेंटल लेयर होती है जो इंटरमीडिएट होती है, मिडल वन, और फिर आउटर मार्जिनल होती है। मार्जिनल व्हाइट मैटर बना देती है, मेंटल लेयर जो है ग्रे मैटर बनाती है। ग्रे मैटर में दो तरह की प्लेट्स होती हैं, ग्रे मैटर डोर्सल प्लेट्स और जो वेंट्रल प्लेट्स होती हैं। डोर्सल में एलर होती हैं और वेंट्रल में बेजल प्लेट्स होती हैं। सो बीवी से आप बीवी वाइफ को कहते हैं ना, सो बी का निमोनिक बना लिया चलें। बेजल प्लेट्स आर वेंट्रली प्लेस्ड। सो बेजल प्लेट्स वेंट्रल होती हैं, और एडी डोर्सल प्लेट्स होती हैं वो एलर होती हैं। सो बीवी मोटर, याद रखना है, बीवी मोटर है ये मोटर, इसमें वेंट्रल और लेटरल हॉर्न्स इधर से होंगे जहाँ से मोटर ट्रैक्ट्स अराइज करते हैं, और एलर प्लेट्स जो होती हैं डोर्सल हॉर्न्स देती हैं जहाँ से सेंसरी ट्रैक्ट्स होते हैं आपके। ठीक है, सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ। और ये दोनों प्लेट्स लिमिटेड होती हैं बाय सल्कस लिमिटेंस, इनके सेपरेशन इसकी कैसे होती है दोनों की, सल्कस लिमिटेंस से। ठीक है, बाकी इतना कुछ ये जो मैंने छोड़ दिया रूफ प्लेट, डोर्सल मीडियन सेप्टम से, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, ना ये एग्जाम में आता है। ठीक है, अब बताएं डॉक्टर हसन, आपको कोई मसला? तो स्टोरी की तरह समझे कि बस जो जो इम्पोर्टेंट बात है आपको वो आनी चाहिए एग्जाम के लिए। ये नहीं है कि बिल्कुल पूरा पूरा इसका रट्टा लगाना है कि ये भी आपको ना डैंडी वॉकर मेल फॉर्मेशन याद कर लें, ये आ सकती है। ठीक है, तो लेट्स एंड दिस क्लास हियर। अगर अभी इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पोस्ट कर दें, ठीक है।
हाँ जी, क्लास हर रोज होगी। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि क्लास ना आप 7 o'clock ले लिया करें, तो मैं इस पे भी गौर करूंगी कि क्लास 7 o'clock लेनी है या मैं क्या चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है ना वो मिल जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को लाइव क्लास में प्रॉब्लम है तो उसको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकता है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर नेक्स्ट डे 3 PM तक आते हैं। ठीक है। सो डॉक्टर अनम, आप भी इनरोल्ड हैं हमारे कोर्स में न्यूरोनेटमी के। चलें, वेरी गुड, ठीक है। आप लोग ना, मैं एक पोल क्रिएट करती हूँ, उस पोल में आप बता दें। वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ जाते हैं, तो अब आप जो टाइम उसमें ठीक लगता है उसी टाइम पे क्लास कर लें। अब ये डिफरेंट वेरिएबल होता है ना स्टूडेंट्स के लिए, ज्यादातर 9 PM कह रहे हैं, लेकिन चलें ठीक है। सब आपने ये नहीं करना कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया रफीउल्लाह भी साथ साथ करें। ये तो अब आपको आसान लग रहा होगा अभी इंट्रोडक्शन और ये। अब आप रफीउल्लाह भी साथ साथ अपने करते रहें, ठीक है। फिर रफीउल्लाह और भी इजी होती जाएगी, जैसे जैसे आगे जाएंगे ना रफीउल्लाह आपको समझ आने लग जाएगी। चले, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, मैं भी ये नोट्स शेयर कर देती हूँ।